डायबिटीज़ होता कैसे, ये बीमारी है क्या? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, है क्या, कैसे होती है और क्या उसका रूट कॉज है जो हमें आम इंसान को पता नहीं, क्योंकि हमें तो बस ये पता है मीठा खा लिया बीमार हो गए। इस पॉडकास्ट के एंड में आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है। वो क्या गिफ्ट मिलने वाला है वो सिकंदर जी भी बताएंगे आगे। ब्लड शुगर मतलब ब्लड में शुगर हो गई, हाँ, दैट इज डायबिटीज। ब्लड में जो प्रॉब्लम आई वो कहाँ से आई? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू योगिक साइंस, अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, आप कोई भी मेथोडोलॉजी उठा लीजिए, वो कहता है कि रस से आई। हीमोग्लोबिन कम हो गया, पैनिक हो गए हम, क्योंकि हमने ब्लड रिपोर्ट कराया था। रिपोर्ट भी कौन सा कराया? ब्लड रिपोर्ट, रक्त की सीधा रक्त हाँ, का। हाँ, हाँ, हाँ। प्रॉब्लम रस का है, हमने रस को नहीं देखा। तो रस क्या है? यस, अब आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन आ गया हाँ। यहाँ पे। ऑटोमेटिकली हम दाल चावल के नाम पे मजाक कर रहे हैं। चावल सबसे पहले बासमती राइस खाते हैं, जो कि प्लास्टिक है एक तरह से। आप बीमार पड़ते क्यों हैं? अब चाहे वो बीपी हो, चाहे वो डायबिटीज से लेके कैंसर तक क्यों ना हो, उसमें एक कारण ये है, एक रात की अगर आपकी नींद खराब होती है, सिर्फ एक रात की, तो आप टाइप 2 डायबिटीज के नज़दीक आते चले जाते हैं। जो ऐसे डाउट या मिथ हमारे दिमाग में होते हैं कि भाई जब तक आप जिंदा आपको डायबिटीज़ है ही, आप इसके पेशेंट होगी, क्या ये रिवर्सेबल है? क्या ये ठीक हो सकती है? और अगर ठीक हो सकती है, मतलब हमारी बॉडी नॉर्मल जिस पोजीशन में पहले थी वैसी बन सकती है? अगर बन सकती है, कितने टाइम में बन सकती है? और मैं उसे फास्ट तरीका, कहीं ना कहीं एक मील भी हो गया, और क्या हो सकता है तरीका? जिस दिन आपका प्रॉब्लम इधर का हो गया, उस दिन वो सारा कुछ खाया पिया निकल के आने लगेगा। वो अलग डॉक्टर कुछ बताते हैं, कोई दूसरा आयुर्वेद पे चले जाएंगे, या हम लोग किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास सुन ले, या किसी नेचुरोपैथी वाले उनका सुन ले। इतना कन्फ्यूजन पैदा हो चुका है, समझ ही नहीं आता क्या सही है क्या गलत। प्रणाम भारत, एक और शानदार पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। क्यों मुझे नहीं पता है। बहुत सारी वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं, बट अभी तक चैनल उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं आपको बता दूं, या जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो गेस्ट को बुलाना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि वो लोग भी देखते हैं कि भाई सब्सक्राइबर्स हैं तो ठीक है, हमें जाना चाहिए। तो वो क्या है ना, हम लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन होता है। उनको जब बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुँचे, उनकी विजडम को हम लोग आप तक शेयर कर पाएँ। तो प्लीज़, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खैर, आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं डायबिटीज़। आप लोग थंबनेल देख के समझ भी गए होंगे। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है डायबिटीज़ के मामले में फ़िलहाल। लेकिन जिस तरह के मामले डायबिटीज़ के यहाँ बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी वो नंबर 1 होने वाला है। अभी फ़िलहाल चाइना है। लेकिन मुझे ना एक चीज़ बहुत सरप्राइज़ करती है, मैं जब सोचती हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ का खाना इतना सात्विक है, जहाँ के लोग इतने आध्यात्मिक हैं, जहाँ के लोग इतने धार्मिक हैं। आयुर्वेद जैसे उपचार हमारी देश भूमि पर उपलब्ध है। योगा की उत्पत्ति हमारे देश से हुई है, उसके बावजूद यहाँ पर लोग हर दिन बीमार हो रहे हैं। आज का अगर हम लोग बताएं कि हर एक 5वां इंसान डायबिटिक है, तो कितनी सोचने वाली बात है कि जहाँ का खाना इतना सात्विक है, उसके बावजूद हम लोग बीमार हो रहे हैं। तो ये एक बहुत कंसर्न टॉपिक है, और मैं चाहती हूँ कि इसका सल्यूशन हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आप तक पहुँचे। डायबिटीज़ को लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे जब तक आप ज़िंदा रहोगे तब तक आपको डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, इंसुलिन पर आप ज़िंदा रह सकते हो, ऐसा हमें डॉक्टर्स बताते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पॉडकास्ट में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उन सभी भ्रम तोड़ेंगे, वो जिन पर जो हमारे कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं। क्योंकि डायबिटीज़ का रूट कॉज क्या है असल, वो आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर आपने उस रूट पे बात कर ली, उस रूट पे काम कर लिया, तो आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है। डायबिटीज़ तो क्या, कोई भी बीमारी आपके लाइफ में हो ना, जो जिससे आप जूझ रहे हैं, उसे बहुत जल्दी आप मात दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा, और जो लाइफस्टाइल आज इस पॉडकास्ट में डिस्कस होने वाला है उसको आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। मैं गारंटी दे रही हूँ, ये पॉडकास्ट आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी देगा। तो इस कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के स्पीकर, जो कि एक हेल्थ और वेलनेस कोच, इसके साथ ही साथ लाइफ कोच भी है, सिकंदर टुटेजा जी। सिकंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आंचल जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो।
जी बिल्कुल। जैसे मैंने शुरुआत में कहा है कि आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं और कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है, बहुत क्लैरिटी के साथ बात करेंगे। तो वेरी ट्रू। मैं चाहती हूँ कि डायबिटीज़ से रिलेटेड, क्योंकि ये बीमारी अगर हम इस पे मुद्दा उठा रहे हैं, जी तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ पर हम लोग बात करें और कैसे ये इसका सल्यूशन निकल सकता है, उन फैक्ट्स पे बात करें, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरी चैनल पे जो ऑडियंस है वो आपसे पहली बार रूबरू होगी, तो मैं जी चाहूँगी आप ब्रीफ में अपना इंट्रो ज़रूर दें। जी। सो माई सेल्फ सिकंदर टुटेजा मेरा नाम है ये, और काम मेरा बेसिकली कहीं ना कहीं हेल्थ एंड लाइफ कोच का है। हेल्थ कोच क्या होता है? सबसे बड़ी मुसीबत ये है आज की डेट में कि हेल्थ कोच हम बोल देते हैं, लेकिन जनरली लोग जानते ही नहीं कि हेल्थ कोच का काम क्या है। हेल्थ कोच सबसे पहली बात तो कोई डॉक्टर नहीं होता, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में अभी कहा कि डॉक्टर्स के साथ कुछ मिथ रहता है, वो बता देते हैं। तो सबसे पहले मैं इस शो की अभी शुरुआत हो रही है और इस एपिसोड की शुरुआत हो रही है, तो मैं सबसे पहली चीज़ ये बोलना चाहूँगा, डॉक्टर्स अपना जो काम कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। हम डॉक्टर्स के साथ मिल के काम करें रादर देन हम डॉक्टर्स को अपोज करें। सो डॉक्टर्स का काम अपनी जगह है, हेल्थ कोच का काम अपनी जगह है। हेल्थ कोच का काम क्या होता है? हेल्थ कोच हैबिट्स, इमोशंस और बिहेवियर पे काम करता है। ओके। बिहेवियरल स्पेशलिस्ट होते हैं बहुत सारी जगहों पर, जैसे कि यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में ये पोजीशन होती है। अब ये इंडिया में भी धीरे धीरे कॉमन होने जा रहा है, क्योंकि हम बिहेवियरल स्टडी नहीं कर पाते हैं, डीएनए के पैटर्न को स्टडी नहीं कर पाते हैं, हम रूट कॉज एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, हम एडुकेट नहीं कर पाते हैं सामने वाले को, और सीधा सीधा हम कोई ना कोई डाइट चार्ट या कोई न्यूट्रिशनल चार्ट या फिर कोई मेडिसिन से ट्रीट करने चले जाते हैं। यहीं पे प्रॉब्लम आती है। राइट। अब डॉक्टर का तो काम है, क्योंकि डॉक्टर ने इतना अच्छा स्टडी करा है अपना और उसने मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करनी है, दैट इज फॉर श्योर। बट बीइंग अ हेल्थ कोच, मैं अगर अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैं हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। उसी के अंदर लाइफ कोचिंग भी आ जाती है, और साथ के साथ मैं एक जेनेटिक वेलनेस एक्सपर्ट भी हूँ। सो हम हेल्थ कोच के थ्रू, हेल्थ कोचिंग के थ्रू हम हैबिट्स को, छोटी छोटी माइन्यूट जो हैबिट होती है उस पर काम करके लोगों के लाइफस्टाइल को सही करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, उनके बिहेवियर को सही करते हैं। क्योंकि हैबिट से ही हमारे इमोशंस बनते हैं, इमोशन से ही हमारा बिहेवियर बनता है। और हम सभी का बिहेवियर सही नहीं है, उसी वजह से कहीं ना कहीं हम डिसईज्ड हुए हैं। अब अगर हम डिजीज़ की बात करें, यहाँ पे डायबिटीज़ की बात हो रही है, तो आप डिजीज़ का एटिमोलॉजी देखिए क्या है। डिसईज, दिस मीन्स नॉट एट ईज, ईज में नहीं है इसीलिए डिजीज़ है। राइट। ये इतना सिंपल है और कुछ भी नहीं है। तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन हम उसके लिए एडुकेट नहीं है। तो मेरे को आप उसी नज़र से देखिए कि मैं एक हेल्थ एडुकेटर हूँ, दैट्स इट। जी ओके, वंडरफुल। तो जैसे आपने रूट कॉज की बात की, हैबिट्स की बात की, तो अभी ऐसे ही मैं, क्योंकि डायबिटीज़ पे हम लोग आज बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसके रूट कॉज को ही बताइए, और डायबिटीज़ होता कैसे, ये बीमारी है क्या? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, है क्या, कैसे होती है, और क्या उसका रूट कॉज है जो हमें आम इंसान को पता नहीं है, क्योंकि हमें तो बस ये पता है मीठा खा लिया बीमार हो गए। जी, तो बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ। आपने अपने इंट्रो में एक बात कही थी, हाँ। कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। नॉट ओनली डायबिटीज़, हमें दूसरी बीमारियां या बीमारी होती ही कैसे, हम ये भी जानेंगे इस शो में। तो सबसे पहले वो समझ लेते हैं, तो क्विकली हम फिर वहाँ पे डायबिटीज़ पे आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी अपनी ऑडियंस को भी, कि इस पॉडकास्ट के एंड में आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है। वो क्या गिफ्ट मिलने वाला है वो सिकंदर जी भी बताएंगे आगे, और वो इतना स्पेशल गिफ्ट है ना, क्योंकि अगर आपने उस गिफ्ट को मैं कहूँगी अपनी लाइफ में शुरुआत कर ली उसकी, तो मैं ऐसा समझती हूँ ना, आपके लिए अमेजिंग है, आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी, और जो ये मुद्दे पे आज हम लोग बात कर रहे हैं इसको समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो वो गिफ्ट के लिए ज़रूर वेट कीजिएगा पॉडकास्ट के एंड में, ठीक है? आगे कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले हम कोई भी बीमारी को समझें या डिजीज़ को समझें, तो उससे पहले हम शुरुआत करते हैं वेलनेस। हम सभी वेलनेस का मतलब तो जानते हैं, है ना? वेलनेस का मतलब होता है स्वास्थ्य। क्या स्वास्थ्य या वेलनेस सिर्फ फिजिकल वेलनेस है? नहीं। फिजिकल वेलनेस के अलावा देयर आर मल्टीपल डायमेंशन ऑफ वेलनेस। अगर मैं कहूँ तो 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस हैं, जिसके ऊपर एक होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस कोच काम करता है। अच्छा। क्या क्या है वो? फिजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, ऑक्यूपेशनल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, सोशल वेलनेस और स्पिरिचुअल वेलनेस। दीज आर द 8 वेलनेस। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर किसी की जॉब चली गई, लेट सपोज किसी की जॉब चली गई, अब वो जॉब चली गई, उस वजह से उसका या तो बीपी लो हो गया या बीपी हाई हो गया। लेट सपोज उसका बीपी हाई हो गया, और बीपी हाई होने के बाद उसको चक्कर आने लगे या कोई और प्रॉब्लम, सर दर्द होने लगा, उसको स्ट्रेस आ गया,
और अब वो डॉक्टर के पास चला गया, तो डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी, जो कि डॉक्टर का एक काम है। तो अब डॉक्टर ने जब मेडिसिन दी तो वो उसकी उस प्रॉब्लम को देखते हुए दी, क्योंकि ब्लड प्रेशर राइज कर गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या फिर ब्लड शुगर लेवल बिगड़ गया। हम यहाँ पर डायबिटीज की बात कर रहे हैं, तो ब्लड शुगर लेवल बिगड़ गया, उस चीज की दवाई दी। लेकिन यहाँ पर रूट कॉज क्या था? रूट कॉज था ऑक्यूपेशनल वेलनेस। वो ऑक्यूपाइड नहीं रहा, वो जॉबलेस हो गया, उसका प्रॉब्लम जॉब जाने की वजह से आया, और हम उसको दवाई दे रहे हैं डायबिटीज या बीपी का। क्या डायबिटीज और बीपी की दवाई देनी चाहिए थी? बिल्कुल देनी चाहिए थी, टू कंट्रोल दोस फिगर्स। डॉक्टर्स ने अपना काम सही किया, लेकिन उसके बियॉन्ड रूट कॉज पे किसने काम किया? रूट कॉज ये था कि वो जॉबलेस हो गया, उसको उसकी वजह से स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस आने की वजह से बीपी या फिर शुगर का प्रॉब्लम आ गया। अगर हम उसका वो जो वेलनेस बिगड़ा है, जो उसका वेलबींग बिगड़ा है, अगर हम उसको सही कर देते तो उसका ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने एक दवाई चालू कर ली। उसने जब दवाई चालू कर ली तो दवाई ने उस चीज को मैनेज तो किया, लेकिन लाइफ लॉन्ग वो दवाई चल रही है। अब वो बॉडी के लिए वो जो मेडिसिन है वो उसके लिए वो हैबिचुअल हो गया। तो ये ऑक्यूपेशनल वेलनेस बिगड़ने से उसका फिजिकल वेलनेस बिगड़ा, इमोशनल वेलनेस बिगड़ा, फाइनेंशियल वेलनेस भी बिगड़ गया, सोशल वेलनेस भी बिगड़ गया, सारे बिगड़ गए। तो ये जो 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस हैं, ये सब बिगड़ जाते हैं, कोई एक भी बिगड़ जाए तो। आप जैसे देखिए, अगर फाइनेंशियल वेलनेस बिगड़ गया किसी का, वो अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था, उसके यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि इनकम टैक्स से नोटिस आ गया, अब उसको एक हैवी पेनल्टी लग गई, रातों रात उसका फाइनेंशियल वेलनेस बिगड़ गया, उसको बीपी की प्रॉब्लम आ गई या शुगर की प्रॉब्लम आ गई, जो कि नेचुरल आएगी। टेंशन आएगी, से, है ना। अब फाइनेंशियल वेलनेस में उसका जो डॉक्टर है उस पर्सन का, वो एक सीए है, वो सीए है जो उसको उस नोटिस से बाहर निकाल सकता है कायदे से अगर देखा जाए। लेकिन वो कर क्या रहा है? वो दवाई ले रहा है। क्या दवाई लेना जरूरी नहीं है, लेकिन वेलनेस के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। यही एक वेलनेस कोच का काम है कि वो उसके रूट कॉज को एनालाइज करे। ये तो मैंने बहुत सिंपल चीज़ें बोली। बहुत सारी बीमारियों के पीछे ऐसे ऐसे सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं जिसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता है, वो काउंसलिंग करके निकालने पड़ते हैं। तो ये 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस को हमने समझा। अब इसके बियॉन्ड हम सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं, दैट इज सप्तकोश। सप्तकोश, जो कि मेरी स्टार्टअप का भी नाम है। 7 कोश, 7 कोश मीन्स 7 लेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या क्या है वो? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, आत्मिक कोश और परमात्मिक कोश। दीज आर द 7 कोशास। अब जो पहला कोश है दैट इज अन्नमय कोश, अन्न का कोश, अन्न की लेयर। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, तो फिजिकल शीथ ऑफ द बॉडी को मैं देख रहा हूं। अब सारी की सारी प्रॉब्लम, सारे के सारे रोग, सब डिजीज इसी में ही मैनिफेस्ट होते हैं। सर दर्द होगा तो इधर होगा, अगर मेरा चक्रा इम्बैलेंस है तो प्रॉब्लम इसी पे ही आने वाली है। मेरा कोई भी प्रॉब्लम है, मेरा चाहे वो प्राण का प्रॉब्लम है, चाहे वो मन का प्रॉब्लम है, विज्ञान का प्रॉब्लम है, आनंद का प्रॉब्लम है, सारे डिजीजेस इसी पे ही मैनिफेस्ट होने वाले हैं। तो मैं आपको बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ कि वेलनेस क्या है, और दूसरा हमने अभी समझा कि हमारी जो सारी प्रॉब्लम है वो सप्तकोश से जुड़ी है, और जिसमें पहला कोश है अन्नमय कोश। अब अन्नमय कोश यानी कि फिजिकल बॉडी माइंड सोल। किसी भी वेलनेस सेंटर चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, हर जगह लिखा होता है बॉडी माइंड सोल पे काम करते हैं। माइंड और सोल की प्रॉब्लम भी बॉडी में आ रही है। बॉडी की प्रॉब्लम को अगर हम समझे तो बॉडी कैसे बनी हमें उसको समझना पड़ेगा। अब उसको समझ लेते हैं तो हमें डायबिटीज और कोई भी प्रॉब्लम को समझना बड़ा ईजी हो जाएगा। सप्त धातु, ये आयुर्वेद और योगिक साइंस का एक कंसेप्ट है। सप्त धातु की मीन्स 7 टिश्यूज से मिलकर के बॉडी बनी। क्या है वो? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस क्या है? रस मीन्स एंजाइम्स एंड न्यूट्रिशन। ये 2 चीजें मिल करके रक्त बनाती हैं, दिस मीन्स ब्लड। ब्लड क्या बनाता है आगे? मांस बनाता है, मसल्स। मसल आगे क्या बनाते हैं? मेद बनाते हैं, मीन्स फैट। फैट आगे क्या बनाते हैं? अस्थि बनाते हैं, दैट मीन्स बोन्स। बोन्स आगे क्या बनाती हैं? मज्जा, दैट मीन्स बोन मैरो। बोन मैरो बनाते हैं, जो बोन के बीच में जो होलो स्पेस होता है वहां पे मैरो होता है, हमारा बोन मैरो। बोन मैरो आगे क्या बनाता है? शुक्र, श्रोणिता, दैट मीन्स स्पर्म और ओवा। अब अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई? कहानी वो वहां से चालू होती है ना, कि अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई। अब हमें लगता है कि स्पर्म तक बात पहुंच गई या ओवा तक बात पहुंच गई तो मीन्स कहानी यहाँ पे स्टॉप हो गई, लेकिन स्पर्म और ओवा से ही कहानी वहां से चालू हो रही है, जीवन वहीं से आ रहा है। लेकिन अगर जीवन वहां से आ रहा है तो पहले हमने रस की बात क्यों करी? और अगर रस ही नहीं होता तो फिर ये
आखिरी वाला जो 7th हमारा जो एलिमेंट है, टिश्यू है, वो कैसे बनता, स्पर्म कैसे बनता, ओवा कैसे बनता। तो ये सप्त धातु का कंसेप्ट है, ये साइक्लिक है। जैसे कलयुग के बाद सतयुग आएगा, ये साइक्लिक हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब ये सारा कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। अगर हम रस को देखें और रक्त को देखें, अगर रक्त की प्रॉब्लम हो गई, ब्लड शुगर, देखिए अब मैं वहां से आपको पूरा कनेक्ट कर रहा हूँ। डायबिटीज इज अ ब्लड शुगर प्रॉब्लम, दुनिया ऐसा मानती है। आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। ब्लड शुगर मतलब ब्लड में शुगर हो गई, दैट इज डायबिटीज। डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं इसको। अच्छा। मीठे का रोग, मधुमेह, ठीक है, मीठा हो गया भाई ब्लड, तो उसको कहते हैं हम डायबिटीज, ब्लड शुगर। अब ब्लड शुगर, ब्लड में जो प्रॉब्लम आई वो कहां से आई? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू योगिक साइंस, अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, आप कोई भी मेथोडोलॉजी उठा लीजिए, वो कहता है कि रस से आई। बट हमने तो रस के ऊपर फोकस ही नहीं किया, हम तो ब्लड पे फोकस कर रहे हैं डायरेक्टली, राइट, है ना। अगर अब मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं, हीमोग्लोबिन कम हो गया, पैनिक हो गए हम, क्योंकि हमने ब्लड रिपोर्ट कराया था। रिपोर्ट भी कौन सा कराया? ब्लड रिपोर्ट, रक्त की, सीधा रक्त का। प्रॉब्लम रस का है, हमने रस को नहीं देखा। अगेन हम सीधा कहां पे आ गए? रक्त पे आ गए। हमने ब्लड रिपोर्ट कराया, ब्लड रिपोर्ट में क्या निकला? हीमोग्लोबिन कम हो गया है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, वटएवर, और भी कुछ पैरामीटर्स निकले। अब हमने उसको क्या कहा कि आप चकुंदर का जूस पी लो, हमने उसको क्या कहा? बीटरूट ले लो, हमने उसको क्या कहा? पोमेग्रेनेट ले लो, अनार खा लो, ताकि आपका रक्त अच्छा हो जाए, ब्लड अच्छा हो जाए, आप एनीमिक ना रहो। ब्लड शुगर का प्रॉब्लम हो गया तो हमने उसको कोई काढ़ा बता दिया, हमने उसको कह दिया कि मीठा कम खाओ, हमने उसको ये बताया, हमने रस की बात नहीं करी। तो रस क्या है? यस, अब आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिकली। अब आप खुद इस पॉडकास्ट को रूट कॉज की तरफ लेके जा रहे हैं, मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, आप लेके जा रहे हैं, ठीक है। मैंने तो आपको वहां पे ध्यान लगाया कि ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन रस पे हम बाद में आते हैं। इसके बाद एक चैप्टर आगे जाते हैं, ताकि व्यूअर्स को एक थोड़ा सा और आइडिया मिले कि गड़बड़ी क्या हो रही है। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हम सॉल्यूशन सब जानते हैं। सॉल्यूशन हर कोई जानता है। भारत इतना बड़ा देश है, आप सड़क पे निकल जाए, आप पूछें कि डायबिटीज का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसे करना है, हर किसी को पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या है, वो एडुकेटेड नहीं। अब रस, रक्त, फिर मास का प्रॉब्लम देख लीजिए। मसल लॉस है, मसल का कोई प्रॉब्लम है, हम सीधा बोलते हैं प्रोटीन खाओ, प्रोटीन की कमी है ना, डेफिशिएंसीज हैं। अब प्रोटीन कहां से होके जाएगा? रस से ही वहां तक पहुंचेगा, लेकिन हम सीधा मसल में पहुंच गए और रस को हमने साइडलाइन कर दिया। अब आपका क्वेश्चन था कि रस क्या है। इसी तरीके से आप आगे तक की सारे सब धातु को समझ सकते हैं कि हम प्रॉब्लम सीधा वहां पे पहुंच जाते हैं, हम उससे पहले रक्त में भी नहीं आते और उससे पहले रस में भी नहीं आते। अब रस क्या है? रस दो ही चीजों से मिलकर के बनता है। नंबर 1 इज एंजाइम्स, नंबर 2 इज न्यूट्रिशन, नथिंग एल्स। बहुत सिंपल है, इतना इजी तरीके से आपको याद हो गया। एंजाइम्स और न्यूट्रिशन जब मिलते हैं तो रस बनता है, और वो रस रक्त को बनाता है। ठीक है, अब इसे एंजाइम को भी और न्यूट्रिशन को भी थोड़ा सा और इसे डिकोड करिए। जी, डिकोड करता हूँ। जैसे कि माँ के गर्भ में एक बच्चा है, वो प्लासेंटा से जाके कनेक्ट होता है, जो जाइगोट बनता है, फीटस बनता है बाद में। तो पहले जो जाइगोट होता है वो एंडोमेट्रियम जो अपना लेयर होती है, गद्दी होती है, यूट्रस वॉल होती है, उसके ऊपर आकर के अटैच होता है, ये हमें पता है। प्लासेंटा कहते हैं उसको, जहाँ से प्लासेंटा से एक तरह से नाड़ू, यानी कि हमारी स्टेम, हमारा ये जो नेवल है, वहां तक, माँ के नेवल तक कनेक्टेड होती है कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं उसको, वहां से पूरा कनेक्टेड होती है। वहां से उसको क्या मिल रहा होता है? वहां से उसको सीधा मिल रहा होता है एंजाइम्स एंड न्यूट्रिशन। तभी हम कहते हैं ना कि माँ को अच्छा आहार लेना चाहिए, तभी तो संतान को मिलेगा। भाई आप हेल्दी डाइट लो, अच्छा सोचो, चिंता मत लो, बहुत ज़्यादा वैसी वाली मूवमेंट मत करो, उसके लिए हम एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। तो अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छा एंजाइम्स कहाँ से मिल रहा है? माँ से मिल रहा है। किसको मिल रहा है? उस स्पर्म एंड ओवा को मिल रहा है, 7th वाले को। जब वो कनेक्ट हो रहा है उसके साथ, तो तब ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो हमें डे 1 से कौन सी चीज़ ऐसी है जो डेवलप करती है? रस। क्या डेवलप करती है? एंजाइम और न्यूट्रिशन। अब एंजाइम समझ लेते हैं। माउथ से लेकर के एनस तक, गुदा द्वार तक, ये जो पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ये बहुत बड़ा ट्रैक्ट है। इसके अंदर मुंह से ही चालू हो जाते हैं एंजाइम सिक्रेट होने। जैसे हम कुछ खाते हैं तो सलाइवा निकलता है, दैट इज एंजाइम। अमाइलेस नाम का एक
अपना सिक्रीट होता है, और आप उसके बाद ईसोफेगस से होते हुए, हमारी फूड पाइप से होते हुए हमारा जो भोजन होता है वो पेट में जाता है। पेट में अलग अलग तरह के एंजाइम निकलते हैं जो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, पाचन क्रिया में काम करते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन रेक्टम से होता हुआ, एनस से होता हुआ वो फूड स्टूल के उसमें फॉर्म में वो बाहर आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इस बीच तरह तरह के हार्मोनल चीज़ें सिक्रेट होती हैं जिसको हम एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ये एंजाइम हो गए। ये एंजाइम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? हमारे गट माइक्रोबायोम पे, हमारी गट हेल्थ के ऊपर। ठीक है, हमारा गट कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। सलाइवा अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा? बिना सलाइवा बने हमने भोजन को ले लिया, हमने अच्छे से चबाया नहीं, तब जाकर के भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर ब्रेक डाउन होना चालू होता है, यहीं पर मेटाबोलाइज होना चालू होता है हमारा भोजन, और हम अच्छे तरीके से फूड को यहाँ पे च्यू भी नहीं करते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ से चालू होती है, ताकि क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अच्छे एंजाइम नहीं होते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है न्यूट्रिशन। अब बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि हम खाना खा रहे हैं, भोजन नहीं ले रहे हैं। पहले इसको समझ लेते हैं। अच्छा। खाना ये अरेबिक वर्ड है। मैं यहाँ पर इस वर्ड की कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटिमोलॉजी कुछ इस तरीके की है कि ये निकल ही जाता है मुंह से। खाना मतलब नहीं खाना है। तो खाना क्या होता है? जो फैक्ट्री से आ रहा है। भोजन करना है हमें, भोजन, जो भूमि से जिसका जन्म हुआ है, जो भूमि से आ रहा है वो भोजन है। जो फैक्ट्री से आ रहा है वो खाना है। तो वो खुद ही बोल रहा है कि मुझे मत खाओ, लेकिन हम उसे खाते हैं। अब जब हम उसे खाते हैं, वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रोसेस्ड है कि वो डाइजेस्ट होने से पहले ही बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, ब्लड में एंटर कर जाता है, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है और भी बहुत सारी चीज़ें करता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, एसिडिटी बढ़ाता है। उसमें नहीं जाते हम। लेकिन जो हमारी थाली है, हम अपने घर पे जब भोजन करते हैं या खाना खाते हैं तो थाली हमारे सामने आती है। उस थाली को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास सिर्फ 2 ही प्रश्न आएंगे। पहला, आप अपने आप से पूछेंगे क्या हम कैलोरी ले रहे हैं या न्यूट्रिशन ले रहे हैं? कैलोरी वर्सेस न्यूट्रिशन। कैलोरी के लिए दुनिया पागल है। कैलोरी आप लीजिए, कैलोरी को कम करिए, कैलोरी को ज़्यादा करिए, आप करते रहिए, लेकिन इतना एटलीस्ट पूछ लीजिए क्या आप हॉलिस्टिकली या कंप्लीट न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं अपनी थाली में? मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा आपको भी जान के और व्यूअर्स को भी जान के। देखिए, आप किसी भी स्टेट में ट्रैवल करेंगे तो वहाँ का अपना एक ऑथेंटिक डिश है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। अगर मैं राजस्थान चला जाऊँ तो दाल बाटी चूरमा, बिहार चला जाऊँ तो लिट्टी चोखा। आप इन दोनों रेसिपीज को उठा लीजिए, साउथ भी जा सकता हूँ, आप हर किसी की मेन डिश उठाएंगे, गुजराती थाली उठाएंगे, सबके अंदर आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ, दाल बाटी चूरमा। ठीक है, न्यूट्रिशन को समझ लेते हैं पहले, न्यूट्राइंट्स, नहीं तो हमें डायबिटीज समझ ही नहीं आएगा अगर हमें ये बेसिक चीज़ें नहीं समझ आए तो। न्यूट्रिशन क्या होता है? 2 तरीके से होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये हमें पढ़ाया जाता है, बिल्कुल ना। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? विटामिन एंड मिनरल्स। ये हमारी 5 चीजें मिला करके हमारा न्यूट्रिशन बनाती हैं। ये न्यूट्रिशन होगा तो ब्लड होगा, ब्लड होगा तो मांस होगा, मांस होगा तो अस्थि, और ये पूरा सप्त धातु होगा जो मैंने पहले बताया। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो एंजाइम भी सिक्रेट होना ढंग से बंद हो जाएंगे। करेक्ट। और एंजाइम सिक्रेट होंगे और न्यूट्रिशन होगा तो जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तब जाकर के सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन अगर न्यूट्रिशन आपने ले भी लिया और एंजाइम सही तरीके से सिक्रेट नहीं हो रहे, उसके कारण बहुत सारे हैं, तो उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। तो एंजाइम अगर सिक्रेट नहीं हो रहा तो वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा। जैसे आपने प्रोटीन ले लिया, प्रोटीन पाउडर लिया आपने मसल बिल्डिंग करने के लिए, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो पहुंच नहीं रहा मसल्स तक, तो भी मुसीबत हो गई। या आपने जल्दबाजी करके आपने उसको प्रोसेस फॉर्म में जोर जबरदस्ती से पहुंचा दिया तो उसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है ना, जो कि देखे जाते हैं। यस, किडनी फेलियर में भी वो लेके जाते हैं। ये तो आप गूगल भी करेंगे या ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, लेकिन हम अभी थे न्यूट्रिशन के ऊपर, जिसमें कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट की हम बात कर रहे थे। दाल बाटी चूरमा पे वापस आते हैं। व्यूअर्स के मुंह में थोड़ा सा पानी जरूर आएगा क्योंकि डिश ही ऐसी है। तो दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी, बाटी को समझ लेते हैं। बाटी को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पहले के टाइम में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था, थोड़ा सा मोटा अनाज था, अनाज अच्छा था, आज की डेट में भी अवेलेबल है, लेकिन हम थोड़ा सा उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अगर हमारी बाटी अच्छे आटे,
होल व्हीट आटा या अच्छे व्हीट वाले आटे से अगर हम बना रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक है, या फिर मोटे अनाज से हम बाटी को बना रहे हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसमें। दाल हमने लिया, दाल आज की डेट में दाल कम हो गई है, बाटी ज़्यादा दिखती है। तो दाल जैसे ही आप ज़्यादा बढ़ाते हैं तो व्हाट यू आर हैविंग, प्रोटीन। आप प्रोटीन को ले रहे हैं। हाँ। प्रोटीन भी आ गया, कार्बोहाइड्रेट भी आ गया। आपने बाटी को हाथ से तोड़ा, उसके ऊपर ढेर सारा दाल डाला। हाँ। फिर आप उसके ऊपर क्या डालते हैं, चूरमा। चूरमा में विटामिन भी आ रहा है, मिनरल भी आ रहा है, ठीक है, वो भी आ गया उसमें। शटरस का मीठा वालापन भी आ गया, ठीक है, और साथ में हमारी थाली में प्रोबायोटिक वाला थोड़ा सा अचार भी होता था, वो भी आ जाता है उसके अंदर। तो सारे 6 के 6 रस भी पूरे हो रहे हैं। रस यानी कि एंजाइम्स, शटरस, 6 के 6 रस भी पूरे हो रहे हैं। और आपने चूरमा डालते ही ऊपर डाल दिया घी, देसी घी, जो कि आज की डेट में भी बहुत सारी जगह पे प्योर मिलता है, बट हम ढूंढने के लिए निकलते नहीं हैं। देसी घी डालते ही आपका वो जो चूरमा है वो ज़्यादा पाचन क्रिया के लिए अवेलेबल हो गया। साथ के साथ जो दाल और बाटी और फैट, ये सारा कुछ मिला करके आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सब कुछ पूरा हो गया। ये कंप्लीट मील है। जैसे ही कोई ये लेता है, मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, जैसे ही कोई ये अच्छे से खा लेता है, दाल अच्छे से डालता है, फैट अच्छे से यूज करता है, तो होता क्या है, उसको भूख नहीं लगती है जल्दी। क्रेविंग आज की डेट में हम हर 1 से 2 घंटे में खा रहे हैं। बिल्कुल। रीजन क्या है उसका, अब हम पहले उसके रूट कॉज पे आ जाते हैं। क्यों हम बार बार खा रहे हैं? क्योंकि हमारे सेल्स भूखे रह जाते हैं और हम सिर्फ अपना पेट भरते हैं। सेल्स सिर्फ एक ही चीज मांग रहे हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। उनको कोई और बात नहीं समझ आ रही है आपकी। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप जो मर्जी बोलते रहो, आप बोलो मैंने तभी हम लोग कुछ खा भी लें तो भी ये कहते हैं ना कि यार जब तक दाल चावल ना खा लो ना तब तक पेट नहीं भरता है। बहुत सारे लोगों के भी ये होते हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा कहा जाता है। ये बात मैं आपकी एग्री करता हूँ कि वो ऐसा बोलते हैं। हाँ। लेकिन ये भी अधूरा है ना। देखिए, दाल चावल खाने के बाद भी तो 2-3 घंटे बाद फिर कुछ खाते हैं। वो फिर पेट खाली हो जाता है। आई थिंक सिकंदर जी, सबकी है ना, सबकी बॉडी की जो प्रकृति मैं कहूँगी वो अलग अलग है। किसी का इसे खा कर के पेट भरता है, किसी का ऐसा बनता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे रोटी सब्जी चाहिए और दाल चावल चाहिए, मतलब दिन में मैं दाल चावल खा के सेटिस्फाइड हो रही हूँ, मुझे रात को मेरा दाल रोटी है, हाँ पेट भर जाता है और इस बीच में मेरे को इतनी खास भूख नहीं लगती है। तो ये मैं क्या ले रही हूँ फिर? ये मतलब कहीं ना कहीं ये भी मेरी एक अधूरी मील है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के भी ऐसे सवाल होते हैं कि भाई फिर कंप्लीट मील क्या है? क्योंकि किसी के लिए कंप्लीट मील कुछ और होती है, किसी के लिए वो मील कुछ और होती है। अभी आपने ये बताया दाल बाटी चूरमा, तो ये उन लोगों के लिए जो लोग बचपन से खाते आ रहे हैं। यस, राइट। लेकिन अगर वो जैसे राजस्थानी लोग हैं, वहाँ खाए, उन्होंने बचपन से वो खाया, लेकिन जब वो यहाँ आए तो उनको वो इनकम्प्लीट लगेगा। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, नॉर्थ के हैं, या हम जैसे लोग जो हैं, हम लोगों के लिए दाल चावल हमारे लिए कंप्लीट फूड है। यस, कंप्लीट फूड है। अब मिसिंग लिंक क्या है, ये आपका क्वेश्चन आएगा। हाँ। मिसिंग लिंक क्या है, गड़बड़ी कहाँ हो रही है? जैसे आपने कहा कि आप कुछ खा लेते हैं और आपको फिर उतनी भूख नहीं लगती। आपको भूख लग भी रही होगी तो आपने दबा ली है चाय पी के। आपने चाय पी के, ऐसा कहते हैं कि कुछ खा लिया ना तो अब भूख मर गई है। हाँ, तो भूख हंगर वर्सेस क्रेविंग, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। पूरा तो यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि हंगर और क्रेविंग में डिफरेंस करना ही भूल गए हैं हम। हमें क्रेविंग होती है, हम खा लेते हैं और उसके बाद फिर हम चाय पी लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, वो चीज़ दब गई, वो बिल्कुल अलग स्टोरी हो गई। अब जो दाल बाटी चूरमा खा रहे हैं वो भी तो बीमार हैं। वो कौन सा सही है अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है तो? आपका तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं इसका आंसर भी दे देता हूँ। वो प्योर फैट ले नहीं रहे हैं, वो फैट और दाल अच्छे से नहीं ले रहे हैं, वो दाल बाटी चूरमा को एक डिश समझ करके कभी कभार एंजॉय कर रहे हैं। वो अगर उसी मील को प्योरेस्ट फॉर्म में ले लें तो वो बार बार भोजन नहीं करेंगे, जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब आपने कहा दाल चावल, आप ध्यान से देखिएगा उस थाली को। हम दाल चावल के नाम पे मजाक कर रहे हैं। चावल सबसे पहले बासमती राइस खाते हैं हम, जो कि प्लास्टिक है एक तरह से, मैगी है।
आप देखिए कि वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो पूरा पॉलिश्ड आता है, उसके अंदर स्टार्च नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे स्टार्च वाला तो खाना ही नहीं चाहिए, स्टार्च वाला ही चावल खाना चाहिए, चावल कम होना चाहिए, दाल ज़्यादा होना चाहिए, जो कि हमारे पूर्वज करते थे। हमने उल्टा कर दिया है, और उनकी दाल के अंदर घी डलता था ऊपर कच्चा। घी से सेटाइटी लेवल बढ़ता है, गूगल करिए कि घी यानी कि फैट अगर आपके मील में नहीं है तो आपको संतुष्टता आएगी नहीं, आपकी क्रेविंग्स ज़्यादा रहेंगी। आपने अच्छे से घी लिया, अच्छे से प्रोटीन लिया, तो आपको देर बाद भूख लगेगी। क्रेविंग, हम बोलते हैं कि अरे तुम्हें बार बार क्रेविंग हो रही है, बार बार मत खाया करो। उसको चाह करके भूख नहीं लग रही है, उसको चाह करके क्रेविंग नहीं हो रही है, उसका अपने ऊपर से कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो क्या करे? तो उसको न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत है, उसको विटामिन्स और मिनरल्स लेने की ज़रूरत है, उसको सब्जियां लेने की ज़रूरत है। वो ढंग से खाए, अपनी रोटी के पोर्शन को घटाए, ये भी हम अभी आगे बता देंगे। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि क्या खाएं में न्यूट्रिशन ज़रूर ले, तब जाकर के न्यूट्रिशन अगर होगा तो एंजाइम सही सिक्रेट होने लगेंगे, और अगर एंजाइम सही सिक्रेट होते हैं और न्यूट्रिशन सही तरीके से जाता है तो रस सही होगा, तो रक्त सही होगा, और ब्लड शुगर नहीं हो सकता है। ये तो बात रही कि आप बीमार पड़ते क्यों हैं। अब चाहे वो बीपी हो, चाहे वो डायबिटीज से लेके कैंसर तक क्यों ना हो, उसमें एक कारण ये है। आप कहेंगे और क्या कारण हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन देने आए हैं। तो मैं एक 7 उसमें आपको एक बता देता हूँ। देयर आर 7 पिलर्स ऑफ हेल्थ। नंबर 1 इज व्हाट यू ईट, आप क्या भोजन करते हैं। सेकंड पिलर इज हाउ यू ईट, आप भोजन को कैसे करते हैं। ये बड़ा मैटर करता है कि आप भोजन को कैसे करते हैं। मैं भोजन को सीधा सीधा भी कर सकता हूँ, या फिर मैं रील देखते हुए भी कर सकता हूँ। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, देयर आर सो मेनी ऑफ एग्जांपल्स। थर्ड वन इज आपके इमोशंस कैसे हैं, सप्रेस्ड इमोशन कितने हैं, इमोशनली आप वेल हैं कि नहीं है, स्ट्रेस्ड हैं क्या नहीं। फोर्थ वन इज मूवमेंट, आपका ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, या फिर आपका बॉडी मूवमेंट कितना है। अगर मैं एक्सरसाइज के भी बियॉन्ड जाऊं तो मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज नॉट। हो सकता है कोई एक्सरसाइज करता हो या नहीं करता हो, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन बॉडी मूवमेंट कितना रहता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है एनवायरमेंट, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपके आसपास की पड़ी हुई चीज़ें, आपके आसपास के लोग। मेरे बगल वाला बंदा बैठ के रोज ही बर्गर खाता है, मैं नहीं खाता हूँ, तो ये चीज़ भी मुझे बीमार करेगी। क्यों? क्योंकि मैं खाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को मेरे डॉक्टर या डाइटिशियन ने मना कर दिया है, या मेरे हेल्थ कोच ने मुझे मना कर दिया है, लेकिन वो खा रहा है। अब मेरे मन में ये चीज़ चले जा रही है, तो वो जो उसका एनर्जी है, बर्गर का हर एक चीज़ का अपना एनर्जी है, वो जो उसका अपना एनर्जी है, वो एनर्जी मेरे को नेगेटिविटी देगा ही देगा। मैं आज नहीं तो कल बीमार पड़ूंगा ही पड़ूंगा जल्दी ही। और उसके बियॉन्ड क्या आ जाता है, 6 नंबर पे स्लीप। एक रात की अगर आपकी नींद खराब होती है, सिर्फ एक रात की, तो आप टाइप 2 डायबिटीज़ के नज़दीक आते चले जाते हैं। और हमारी कितने रातों की नींद डिस्टर्ब है। 62% ऑफ द वर्ल्ड इज आर स्लीप डिप्राइव्ड। ये कौन बोल रहा है? ये अमेरिकन स्लीप स्टडी कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो 62% लोगों को ढंग से नींद आती नहीं, इनसोम्निया चल रहा है, डिस्टर्ब स्लीप है। देर से रात तक नींद आई, वो भी इनसोम्निया है। सुबह नींद खुली भी तो अलार्म लगा करके, वो भी डिस्टर्ब स्लीप है। और अगर सुबह नींद खुल भी गई तो सर भारी है, नींद अच्छी नहीं हुई, क्वालिटी स्लीप नहीं मिली। रात को सोने के बाद उठ रहे हैं हम, बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, या किसी भी कारण से उठ रहे हैं, एक बारी गलती से उठ गए, दोबारा सोना मुश्किल है, ये भी इनसोम्निया है। तो स्लीप इश्यूज। एंड द लास्ट वन इज द 7th बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पर्पस। मैं ये कहता हूँ पर्पस इज द बेस्ट मेडिसिन ऑन द प्लेनेट अर्थ। पर्पस, अगर पर्पस नहीं है तो बाकी के 6 खराब हैं, किसी काम के नहीं है। मतलब पर्पस हेल्थ को लेकर ही या किसी भी चीज को लेकर? लाइफ का पर्पस, ओके, ग्रेटर पर्पस। इफ यू डोंट हैव एनी पर्पस और आप जिए जा रहे हैं, सुबह होती है, शाम होती है, और ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है, तो आपकी ज़िंदगी यूं ही तमाम हो जाने वाली है। और बिना पर्पस के तो डिजीज़ आने ही वाले हैं, ये वाला नहीं तो दूसरे वाला। सो दीज आर द 7 पिलर्स ऑफ हेल्थ। इसमें से अभी तक हमने सिर्फ एक बात करी, व्हाट यू ईट। तो बीमार पड़ने के ये 7 ही कारण है, 8वां नहीं है। लेट मी टेल यू, 8वां नहीं है। और वेलनेस हमारी 8 डायमेंशन के मैंने बताया। सप्तकोश ही हमारी जर्नी है, हमारी लाइफ है। और उसके अंदर अनोमय कोश यानी कि फिजिकल शीट पे ही हमारे सारे डिजीजेज आते हैं। और उसके अंदर सप्त धातु में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रस।
जिसकी वजह से डायबिटीज़, बीपी या कोई भी बीमारी आती है। ये हमने सभी डिजीजेस के बारे में अभी तक बात कर ली। ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन था डायबिटीज़ वाला, हम्म, मैं उसका आंसर करता हूँ, हम्म, फिर आप आगे बात हम्म, बढ़ाते हैं। डायबिटीज़ क्यों हो जाती है? अब हमें समझना इजी हो जाएगा कि डायबिटीज़ क्यों हो जाती है। डायबिटीज़ जैसे कि सुनते हैं हम कि मीठे का प्रॉब्लम है। हम्म, हम जो भी भोजन लेते हैं, आप ध्यान से देखेंगे वो सब कुछ शुगर ही है। हाँ बिल्कुल। रोटी भी शुगर है, सब्जी भी शुगर है, सब कुछ शुगर है। हम्म, कोई कॉम्प्लेक्स होगा, कोई सिंपल होगा। कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे ब्लड शुगर स्पाइक करेगा, धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा वो शुगर। और सिंपल जो होगा वो एकदम से एंटर करेगा, जल्दी एंटर करेगा, आसानी से चला जाएगा। इतना ही अंतर है। हम जो भी भोजन लेते हैं, या तो वो अल्कलाइन होता है या वो एसिडिक होता है, ये बहुत सारे व्यूअर जानते हैं। अब जो एसिडिक भोजन होता है वो धीरे 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 जा कर के हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कराता है। अब मैं इसको बहुत डिटेल में समझा देता हूँ। आपने कुछ भी भोजन लिया, कुछ भी भोजन अंदर गया, हमारे शरीर का नियम है, उसके अंदर एक पेनक्रियाज नाम का एक ऑर्गन है, वो इंसुलिन को सिक्रीट करता है। इंसुलिन क्या करता है? अगर हमें ये नहीं समझ आया तो कुछ समझ नहीं आएगा। इंसुलिन जाता है, जो ब्लड में शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, जो उसको लेता है, पानी को लेता है, फैट को लेता है, सब कुछ को लेकर के इकट्ठा करके कैरियर बन करके, एक इंसुलिन इज लाइक अ बोट, किश्ती है, उसके ऊपर ग्लूकोज, पानी, फैट, ये तीनों चीजें ट्रेवल करती हैं और सेल के अंदर एंटर करती हैं। ओके, ठीक है। आप जो एक अगर हम ह्यूमन सेल देख रहे हैं, हाँ। जो कि हमारी कोशिका है, उसके ऊपर 2 पॉइंट है। एक जो पॉइंट है वो ताला चाबी वाला है। चाबी क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो चाबी है, और ताला जो है, उसके अंदर जब इंसुलिन घुसेगा तो बगल वाला दरवाजा खुल जाता है। उस दरवाजे से शुगर यानी कि ग्लूकोज, फैट और वाटर तीनों एंटर कर जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं। लेकिन अगर ये चाबी नहीं लगी तो वो दरवाजा बंद रह जाएगा। ठीक है। वो दरवाजा बंद रह जाएगा। अगर ये दरवाजा बंद रह गया और ये चाबी नहीं लगी, या फिर उस ताले ने एक्सेप्ट नहीं करी ये चाबी, उस ताले ने सीधा सीधा कह दिया कि मुझे ये इंसुलिन एक्सेप्टेड नहीं है। क्यों? कई कारण हो सकते हैं। वो कहेगा कि भाई मेरे पास अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज है, मेरे पास ऑलरेडी अंदर फैट है, मुझे अभी नहीं चाहिए। तुम्हें किसने भेजा है? मैंने तो मांगा नहीं था, मैंने कोई ऐसी क्रेविंग करी नहीं थी, तुम क्यों आ गए? तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस उसे ही कहते हैं कि इंसुलिन को रेजिस्ट कर दिया गया, रोक दिया गया कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब जो शुगर आकर के, ग्लूकोज आकर के वहां पे खड़ा है, वो कहाँ जाएगा बेचारा? वो वहीं ब्लड स्ट्रीम में खड़ा रह जाता है। अब आपने करा ब्लड शुगर का टेस्ट, अब वो वहां पे ब्लड में शुगर खड़ा है और आपको दिख गया कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। राइट। अदरवाइज अगर आप इसकी साइंस को समझेंगे, एक रोटी इज इक्वल टू में 5 ग्राम ऑफ शुगर, 5 ग्राम। हम दिन भर में 30 to 40 ग्राम ऑफ शुगर को कंज्यूम करते हैं। आप ब्लड शुगर का कभी टेस्ट करेंगे तो क्या आता है वहां पे? 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर, कितने डेसीलीटर हमारा ब्लड होता है हमारी पूरी बॉडी में? 5 लीटर के आसपास, 5-5.25 लीटर ह्यूमन बॉडी में ऑन एन एवरेज ब्लड होता है। दिस मीन्स 50 डेसीलीटर ब्लड है। मैंने उसको डेसीलीटर में कन्वर्ट कर दिया, 50 डेसीलीटर है ना? तो अगर हम पूरे दिन में 30 to 40 ग्राम्स ऑफ शुगर ले भी रहे हैं, है ना, जो हम उसको कंज्यूम कर भी रहे हैं, तो अगर आप 100 की बात कर रहे हैं, क्योंकि 100 ही आ रहा है वहां पे, तो 100 मिलीग्राम इनटू करिए आप, क्योंकि वो पर डेसीलीटर है, तो 100 मिलीग्राम इनटू में 50 डेसीलीटर, दिस मीन्स 5000 मिलीग्राम, 5000 मिलीग्राम। अब वापस इसको ग्राम में कन्वर्ट करिए, ये आ गया 5 ग्राम। 5 ग्राम से ही मैंने कहानी चालू करी थी कि 5 ग्राम शुगर का मतलब एक रोटी होता है। मतलब आप इसका इंपॉर्टेंस समझिए कि आपने चेक करा कि 100 mg पर डेसीलीटर आपका शुगर आ रहा है। क्या आप इसका मायने समझ पाए? एक रोटी शुगर है पूरे ब्लड में। हाँ। लेकिन आपने तो 6-7-8 रोटी खाई थी पूरे दिन में। और उसके साथ साथ हम लोग बाकी की चीजें भी खा रहे हैं, सिर्फ रोटी थोड़ी खा रहे हैं, बाकी चीजें भी खा रहे हैं। वो दिखा रहा है एक रोटी या 2 रोटी, बाकी कहाँ गई? पूछने वाली बात है। बाकी सेल में चली गई। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, जहां पर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई।
मेटाबलाइज हो गई, दैट इज व्हाट कॉल्ड मेटाबलाइज। अब हम इंसुलिन रेजिस्टेंस समझ रहे थे, इंसुलिन को आने से मना कर दिया, इंसुलिन मत आओ। अब मेटाबलाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि शुगर अंदर नहीं गया तो वो एनर्जी में बदलेगा नहीं, तो इसे ही कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। उस तरह के साइंस एंड सिम्टम आने लगेंगे जो मेटाबॉलिज्म नहीं होने पर आते हैं। एंड डायबिटीज इज अ इन्फ्लेमेशन प्लस इंसुलिन प्लस मेटाबॉलिक सिंड्रोम इशू। ओवरऑल आप इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम इशू कह सकते हैं। ठीक है। अब डायबिटीज दो तरीके से होता है, हमने अभी उसका एक बेसिक चीज समझा। एक, जब इंसुलिन वहां पर ज्यादा हो गया क्योंकि हम खा ज्यादा रहे थे, इतनी ज्यादा सेल्स को रिक्वायरमेंट नहीं थी, इंसुलिन बार बार पैनक्रियास से निकल रहा था और वो वहां पर ज्यादा हो गया, सेल ने कहा मेरे पास जगह नहीं है, प्लीज गो टू सम अदर प्लेस। वो उठा करके ग्लूकोज को लीवर के पास जाता है, कहता है नॉक नॉक प्लीज ले लीजिए। लीवर दयालु है, लीवर ने कहा ठीक है आने दो। लीवर के अंदर जब वो शुगर घुसा तो फैटी लीवर हो गया, शुरुआत हो गई। अब लीवर भी भर गया, लीवर ने भी कहा जी नमस्ते, क्यों मेरी जान लेने पे तुले हो, क्यों इतना खाते हो बॉस। हमारे को लेकिन सुध नहीं है क्योंकि नेटफ्लिक्स चल रहा है, वेब सीरीज आ रही है, हमने फिर भी खा लिया। हम बार बार खा रहे हैं, टाइम देख देख के खा रहे हैं, थाली में बच ना जाए इसलिए खा रहे हैं, हम खाए चले जा रहे हैं, ज्यादा खाने का प्रॉब्लम है ये। अब लीवर भी थक गया, लीवर ने कहा आगे जाइए। अब बेली फैट, ग्लाइकोजन इस मसल्स में है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का जनरेटर, मतलब एक तरह से यहाँ पर बैठा हुआ है, वहां पर आकर के पहले तो लीवर के ग्लाइकोजन में स्टोर हुआ वो शुगर, अब एक्स्ट्रा शुगर ग्लाइकोजन में आकर के बेली फैट को बढ़ा रहा है। किस रूप में? एडिपोज टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर फैट के रूप में ग्लूकोज आकर के स्टोर हो जाती है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाती है फैट में, और एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं वो जो फैट सेल्स को के स्टोरेज में होते हैं, उसके अंदर फैट सेल्स होते हैं, उसके अंदर आकर के ग्लूकोज स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स। अगेन देखिए, फैटी एसिड्स एसिड के रूप में आकर के स्टोर हो रही है। तो पहला तो ये कारण हो गया कि इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो गया और इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया, इस वजह से शुगर का प्रॉब्लम आया। दूसरा क्या कारण है? इंसुलिन बन नहीं रहा है, तभी इंजेक्शंस लेते हैं। यस, इंसुलिन बन नहीं रहा है पैनक्रियास से और शुगर हम लिए चले जा रहे हैं। इंसुलिन बन नहीं रहा और शुगर हम लिए चले जा रहे हैं तो ब्लड स्ट्रीम में पड़ा रहेगा, राइट, कहीं ना कहीं स्टोर तो हो रहा है वो। यस, और ब्लड शुगर बढ़ जाएगा और ये घातक होता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन पहले से ही कम है और आप शुगर लिए चले जा रहे हैं, तो वो आगे कहीं और लेके नहीं जा पा रहा है, और अगर वो आगे कहीं लेके नहीं जा पाएगा तो फैट के रूप में भी स्टोर नहीं कर पाएगा। फैट के रूप में भी स्टोर नहीं कर पाएगा तो बॉडी को एनर्जी चाहिए, सेल्स मांगेंगे, सेल्स कहेंगे हमारे पास वो ताले की चाबी आए नहीं तो हम इसको अंदर ले नहीं पा रहे, बट हमें चाहिए। अब बॉडी क्या करेगी कि मसल्स को तोड़ना चालू करेगी, करंट फैट को तोड़ना चालू करेगी, वहां से प्रोटीन को निकाल के एनर्जी देना चालू करेगी, एनर्जी बनाना चालू करेगी, क्योंकि जिंदा रहना है। राइट। तो पतला हो गया बंदा डायबिटीज वाला। और जो लोग मोटे हो रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज में तो लोग मोटे भी होते हैं, जो मोटे हो रहे हैं वो पहले वाला केस है जो मैंने बताया, जहां पर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, जहां पर फैट सेल में ग्लूकोज एंटर हो रहा है। वहाँ फैट हो। ओके समझ गई। राइट। आप समझ पा रहे हैं? हाँ समझ गई। तो आप देखिए ना, एक में इंसुलिन का रेजिस्टेंस आया, इंसुलिन ज्यादा था, वो इंसुलिन उठा के ले गया फैट सेल के पास, तो इसलिए वहाँ मोटे हो गए, वहाँ पे मोटे हो गए। हाँ। यहाँ पे इंसुलिन था ही नहीं। हाँ, और शुगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, बट क्या है कि वो सेल्स कह रहे हैं, मतलब वो जो ताले की चाबी, ताला जो है वो कह रहा है कि भाई मुझे इंसुलिन चाहिए, मुझे ताकि मैं सेल्स तक पहुंचा सकूं, राइट। और अगर जब वो नहीं पहुंचता है तो वो मसल्स को तोड़ना शुरू करता है, जहाँ पे हम लोग वीक, मतलब हमारी बॉडी पतली होनी शुरू हो जाती है, राइट। ठीक है, वेरी ट्रू। तो ये दो तरह की डायबिटीज आपको समझ आया कि डायबिटीज हो क्यों रही है। ठीक है। तो एक का नाम है हाइपर इंसुलिनेमिया, मतलब हाइपर मीन्स ज्यादा इंसुलिन का बनना। एक है हाइपो इंसुलिनेमिया, मतलब हाइपर में आप मोटे हो रहे हो, यस, ठीक है, और सेकंड नंबर पे आप पतले हो रहे हो, ठीक है। अभी ये हमने डिटेल में समझ लिया एंड आई थिंक बहुत सारी ऑडियंस समझ गई होगी। अब अगर कोई एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, उसे ये चीज़ इतनी साइंस समझ में नहीं आएगी, उसका सवाल आता है कि भाई फिर मेरा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए सुबह उठते ही, क्योंकि सबका लाइफस्टाइल तो जानना बहुत ज़रूरी है ना, कि भाई
क्या, क्योंकि आपने कहा कि खाने पीने से हमारा कहीं ना कहीं होता है, हम न्यूट्रिशंस नहीं ले रहे हैं, तो दैट मीन्स कहीं आपका रस ठीक नहीं है तो रक्त भी ठीक नहीं होगा, रक्त ठीक नहीं होगा तो आपकी जो आगे की मसल्स है, ठीक है, वो ठीक नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आगे डालता है। तो अभी मैं लाइफस्टाइल को अगर जानने की कोशिश करूँ, क्या सुबह उठते ही मुझे क्या मील लेनी है, दिन में क्या मील लेनी है और रात में क्या मील लेनी है, प्रॉपर फूड, प्रॉपर Yes. मील आप मुझे बताइएगा जी, कि मुझे, जैसे आपने कहा ना हाउ टू ईट, कैसे हम लोग खा सकते हैं, सेकंड नंबर वाली, तो व्हाट वो यू बताइए। ईट। अभी आप व्हाट यू ईट पे हैं, हाउ यू ईट में साथ साथ बीच में इसमें इन्वॉल्व कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, हम्म, सो अभी हम इसको समझते हैं। आपने कहा कि क्या खाएं, एक लेमैन के लिए समझे। हम्म, सारी दुनिया में यही प्रॉब्लम है कि क्या खाएं। अब देखिए, क्या खाएं में ना आप किसी को भी बहुत कुछ बेचा जा सकता है, कोई सप्लीमेंट बेचा जा सकता है, कोई फूड बेचा जा सकता है, कोई सुपर फूड बता दिया जाएगा। 1000 चीज़ें मार्केट में आती हैं कि आप डायबिटीज़ अगर आपको है तो आप ये खा लें, हम्म, ठीक हो जाएगा या अच्छा हो जाएगा, हम्म, है ना। हम्म, तो ये बहुत सारा चीज़ें हैं। मैं एज एन हेल्थ कोच, क्योंकि हम एथिकल प्रैक्टिस करते हैं हम्म, हेल्थ कोचिंग की, हम्म, तो मैं कोई भी बात अनसाइंटिफिक नहीं बोलूँगा। हम्म। तो मैं पहली चीज़ ये बोलता हूँ कि हमें अवॉइड करने पे जोर करना है या तो ये रिप्लेस। आप मुझे वो वाला लाइफस्टाइल बताएंगे खाने पीने का जिनको, जो डायबिटिक है, यस, ठीक है, और इनके साथ साथ जिनको प्रॉब्लम, मतलब जो हेल्दी है लेकिन वो चाहते हैं कि हाँ भाई मेरा ये लाइफस्टाइल होना चाहिए ताकि मैं आगे बीमार ना हो, जी, ठीक है, तो ये दोनों को समझाते हुए चलिएगा, ताकि पहले बिल्कुल। हम लोग डायबिटिक पेशेंट्स पे बात करते हैं कि उनका लाइफस्टाइल और उनका खान पान कैसा होना चाहिए। मैं आपका इसमें बहुत काम आसान कर देता हूँ। हम्म, जो डायबिटिक हैं उनके लिए भी यही है, जो नहीं है आपके लिए भी यही है। आप डायबिटिक नहीं है, आपके लिए भी यही है। इतना अच्छा, ईजी है। ओके। आप हेल्दी रहेंगे और डायबिटीज़ नहीं है ये भ्रम है आपको। डायबिटीज नहीं है ये भ्रम है ये मुझे। भ्रम है आपको। अगर डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड शुगर तो वहाँ पे जाता है। अगर वो दूसरी तरफ निकल गया और उसने इन्फ्लेमेशन करी और वहाँ पे प्लेग जमने लगा और उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्लोट आ गया या एथरोस्क्लेरोसिस हो गया, हाँ, तो बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा, किसी भी आर्टरी में है। अगर वो नहीं हुआ तो कुछ और हो जाएगा, कोई ना कोई डिजीज। ये सारा का सारा डिजीज और सारी प्रॉब्लम शुगर का ही प्रॉब्लम है, हमारे खाने का ही प्रॉब्लम है। हमारा भोजन ही हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमारे इमोशंस खराब हैं तो उससे क्या होता है, आपका ये प्रश्न भी मैं आगे आंसर करूंगा, जिसमें कि स्ट्रेस के ऊपर भी मैं बताऊंगा कि स्ट्रेस का क्या फिर रोल है, उसका मेजर रोल है। लेकिन आपको ये समझना है कि आपको आज कुछ भी नहीं है ये नहीं सोचना है, आपको हेल्दी रहना है। और हर इंसान को आज की डेट में, हर 10 में से 9 इंसानों को फैटी लीवर है, चाहे वो रिपोर्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सीधी सी बात है। फैटी लीवर क्या है? शुगर ही तो वहाँ पे जाके स्टोर हो रही है वो आपने फैट के रूप बताया, में, राइट है राइट ना। राइट। तो अगर हम हेल्दी रहना ही सीख लेंगे तो वो, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट है या चाहे वो कोई भी है, उस सभी के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये देखनी है, हमें अवॉइड क्या करना है। ओके, हमें अवॉइड क्या करना है, हम पहले उस पर जोर दें। हम इस पे ना आए कि क्या अच्छा अच्छा खाएं। आपने अच्छा अच्छा खा लिया लेकिन आपने अवॉइड नहीं करा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले डायबिटिक्स के लिए मैक्सिमम सारे डॉक्टर्स भी कहते हैं, मैं भी वही वाली बात कहूँगा, मिल्क नहीं लेना है। वाई ये बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों नहीं लेना मिल्क। मिल्क टेक्निकली अंदर जाके क्या करता है मैं आपको वो बता देता हूँ। आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये मिल्क में होता है, दूध में होता है। अब आप कोई सा भी दूध, A1 बोलिए, A2 बोलिए, कोई सा भी बोलिए, मैं देसी घी के फेवर में हूँ, मैं मिल्क के फेवर में नहीं हूँ। ये मेरा स्टैंड है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर उसमें होता है, वो वहाँ पर जाता है, सेल तक जाता है, जो आपने दूध लिया उसके थ्रू गया, वो सेल तक गया। सेल के वो जो हमारा लॉक है, जिस लॉक के अंदर चाबी लगनी है इंसुलिन नाम की, वो जाकर के उस ताले के ऊपर बैठ जाता है। नाम क्या है इसका? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन जैसा ही लगता है, ओके, और ये वहां जाके चिपक जाता है उस ताले पे। हाँ, चिपक गया तो अब जो बाद में इंसुलिन आता है, हाँ, ओरिजिनल वाला, हाँ, तो गंगाधरी शक्तिमान है, हाँ, ठीक है, ये पता नहीं था, हाँ, और वो सेल पे चिपक गया इंसुलिन लाइक ग्रोथ तो फैक्टर। उसको अंदर ले लिया, हाँ, वो वहां पे चिपक गया लाइक अ हाँ, च्युइंगम। एक ताला है, उसके अंदर आपने च्युइंगम घुसेड़ दी, अब आप चाबी डाले जा रहे हैं, नहीं होगा, चाबी नहीं घुस रही और घूम नहीं रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया। ओके, तो ये सबसे पहला कारण मैंने बताया, ठीक है। सबसे पहला मैंने बताया तो IGF। लेकिन दूध तो हमारे पूर्वज तो लेते थे, वो तब भी ठीक थे। हाँ, मतलब मैं बता दूध देता को तो हूँ। कभी, मतलब ऐसा हम हमारे इसमें पूजा जाता है, कहते हैं हम लोग शुरू से लेते आ रहे हैं, हमें तो कभी कुछ नहीं हो। गांव के लोगों से पूछ लो, वो तो जीवित हाँ, दूध मट्ठे पे ही है। वेरी ट्रू। हमारे पूर्वज देसी गौ माता का दूध लेते थे, ना उतनी गौ माताएं रह गई,
हाँ, ना उतनी injected। गौशालाएं रह गई, ना वैसा सिस्टम रह गया। लेकिन जो आज के जो गांव में जो दूध निकाला जाता है जिसे प्योर मिल्क कहते हैं, सीधा गाय से निकाला जा रहा है, वो दूध तो ले सकते हैं ना। ठीक है, शहरों में है, इंजेक्टेड है, यस, गाय हमें भी पता बिल्कुल है। ले सकते ठीक है, हैं, वो प्योर नहीं है। हाँ, तो ये क्लैरिफाई। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ कानून है। ये आयुर्वेद के कानून है। कानून बहुत सिंपल है। रात को लेना है दूध, 8 घंटे उसको पचने में लगते हैं। ठीक है। 8 घंटे उसको पचने में लगते हैं। प्रकृति के अनुसार लेना है दूध। हर किसी के लिए दूध होगा ऐसा नहीं है। नहीं है, राइट। ये आंसर मैं करूं, इससे बेटर कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर बात उठी है तो मैं बता देता हूँ, आपको वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए दूध को लेना है। दूध एक कंप्लीट मील है, भोजन है, उसको पचने में थोड़ा समय लगता है। 7 से 8 घंटे उसको पचने में लगते हैं, बट हम वो देते नहीं है। हम तो दूध को मिल्क शेक बना के ले रहे हैं, हम तो दूध के अंदर पता नहीं क्या क्या करके ले रहे हैं। विरुद्ध आहार है। अगर हम पूर्वजों की बात फ्रूट्स का करें और उसका दूध Yes. का ना, राइट। हाँ, हर एक चीज का 18 तरह के विरुद्ध आहार हैं। अगर आपकी सोच उस समय स्ट्रेस है और आपने दूध पी लिया, ये भी विरुद्ध आहार है। पता आपको ये बात? ओ, तो आधे से आधे तो हमारे फिर सारे विरोध है, क्योंकि हम लोग सारा खाने ही टेंशन में खाते हैं। हाँ जी, ये भी एक Right. अपने आप में विरुद्ध आहार है। ये बहुत डीप साइंस है, ये बहुत डीप आयुर्वेद साइंस है। ठीक है, अभी हम लोग बैक टू अपना IGF पे आ डायबिटीज। जाते हैं। हाँ, ठीक है। आज की डेट में हमें वो दूध नहीं मिल रहा है कि जिससे हम कहें कि इससे हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं आएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े डायबिटोलॉजिस्ट कह रहे हैं, मैं तो उनकी सुन के कह रहा हूँ। तो मेरे को इस पे क्वेश्चन नहीं किया जाना चाहिए। इसके ऊपर बड़ी बड़ी रिसर्चेज हैं कि दूध को क्यों अवॉइड करने के लिए डायबिटिक्स के लिए कहा जाता है। अगर आपको डायबिटीज से बचना है तो आप पहले ही अवॉइड कर दीजिए। आप उसके दूसरे प्रोडक्ट ले लीजिए, बाय प्रोडक्ट्स ले लीजिए, आप लस्सी पी लीजिए, छाछ ले लीजिए, वो बेटर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो बेस्ट है, वो किस दूध से आ रहा है वो भी मैटर करेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो बेटर है। आप देसी घी ले लीजिए, थोड़ा अच्छे सोर्स से ले लीजिए, अच्छी गौशाला से ले लीजिए, ठीक है। आप देसी घी ले लीजिए। जरूरी है कि हमें दूध ही लेना है जिसमें IGF ज्यादा है, पहला। दूसरा, एसिड एंड इन्फ्लेमेशन। चीनी यानी कि शुगर को मैंने बिखेर दिया फ्लोर पे, उस पर पानी डाल दिया, क्या उस पर मक्खियां और मच्छर आएंगे? नहीं आएंगे। नहीं, तब उसमें हाँ वो चाशनी बन जाएगी तो आएंगे। Yes, राइट, आएंगे ना। हाँ। अब यही शुगर जब हमारी आर्टरीज में पड़ी रहेगी तो क्या ये सड़ेगी नहीं वहां पे? शुगर इटसेल्फ इज एसिड। आप गूगल कर लीजिए, शुगर एसिड होती है क्या? यस, एसिड होती है। वो एसिडिक नेचर है उसका। और वो अंदर जाकर के अगर पड़ी रह गई तो एसिड क्या करेगा? इन्फ्लेमेशन, सूजन, जख्म, इनफ्लेम्स, अंदर से जला देगा। राइट। तो जब इन्फ्लेमेशन होगा तो इन्फ्लेमेशन को कैटर करना मीन्स एक तरह से जो सेल्स हैं हमारे, उसकी जो मेम्ब्रेन है, उसको एसिड और इन्फ्लेमेशन डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, खराब करते हैं, डैमेज करते हैं। सेल का मेम्ब्रेन खराब होगा तो है। हमारा जो सेल्स हैं, बाकी का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा एसिडिक हो जाएगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ चीनी के साथ ही है? जैसे कुछ फ्रूट्स हम लोग लेते हैं कि भाई आप जो जो फ्रूट्स होता है आप उसका जूस बना के मत लो, लेकिन आप उसे ऐसे ही खा लो तो आपकी बॉडी के लिए ठीक है। लेकिन कई बार मैंने ऐसा भी मिथ सुना है कि फ्रूट्स शुगर में लेने ही नहीं चाहिए। हम इसके भी रूट कॉज पे चले जाते हैं। जैसे कि कोई फ्रूट है, हाँ, फ्रूट अच्छा है, आपके लिए अच्छा है कि नहीं है ये कौन तय करेगा? ये आप खुद तय करेंगे। वो फ्रूट आपको पचना चाहिए, मेटाबलाइज होना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी चीज़ क्यों खा रहे हैं, मैंने अभी बताया आपको, वो मेटाबलाइज हो जाए, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए ले रहे हैं हम। टेस्टी है, वो बड़े फायदे होते हैं उसके, इसके लिए नहीं ले रहे हैं, वो मेटाबलाइज हो जाए इसीलिए ले रहे हैं हम। लेकिन पहले से ही मेरा हंगर नहीं है, भूख नहीं लगती मुझे, क्रेविंग्स हो रही हैं, मेरे एंजाइम सही तरीके से सिक्रीट नहीं हो रहे, मेरी एब्जॉर्प्शन वीक है, मेरा एपेटाइट अच्छा नहीं है, मेरा गट अच्छा नहीं है, मैं कॉन्स्टिपेशन में हूँ, और मैंने फ्रूट ले लिए हाई फ्रुक्टोज वाले, ये भी मेरे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देंगे। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। हमें सेकंड जो मैंने फैक्टर बताया, एसिड एंड इन्फ्लेमेशन, एसिड अपनी बॉडी का कम करना है। हमें ऐसी चीजें नहीं लेनी जो हमारी हमें एसिडिटी। पता कैसे चलेगा? मतलब बड़ा मुझे इजी कैसे? है, हाँ, बड़ा इजी है। हाँ, हम जो भी भोजन लेते हैं, जो भी, आपको उसमें देखना है कि उसके अंदर फैक्ट्री फूड कौन सा है, खाना कौन सा है। अगर खाना आप खा रहे हैं तो एसिडिटी को बढ़ाएगा ही, क्योंकि वो प्रोसेस्ड है ना, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो सीधा बैक्टीरियाज के बीच में से, गट के बीच में से निकलता हुआ
आपके गट में से पूरा पार होते हुए सीधा ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है विदाउट हैविंग एनी परमिशन। ओके, तो मतलब प्रोसेस्ड फूड लेना ही नहीं चाहिए, ठीक नहीं है? लेना हाँ, चाहिए। ठीक है। अगर आप जितना ज़्यादा प्रोसेस फूड लेंगे उतना ज़्यादा आपको एसिडिक रहेगा आपका मीडियम आपकी बॉडी का, ठीक है। ठीक है। और इसके अंदर फिर तीसरा आ जाता है स्लीप। हाँ, स्लीप वो आपने बताया अगर प्रॉपर नहीं है तो भी आपके ब्लड शुगर में क्यों नहीं है, हाँ हाँ हाँ। क्यों हमारी डायबिटीज़ को अफेक्ट करती है स्लीप, हम पहले वो समझ हम्म, लेते हैं। वो क्योंकि आप कहेंगे नहीं तो ये सिर्फ खाने पीने की बात होती रहेगी ना, हम्म, फिर हम हाउ यू ईट पे आ जाएंगे, सारी चीज़ों को कंबाइन करेंगे। हम्म, स्लीप, अगर आप 12 बजे तक सो रहे हैं या 1 बजे तक सो रहे हैं, सो जाना चाहिए था 9 या 10 बजे तक मैक्सिमम, बोलते हैं ना ऐसा, लेकिन हमें पूछना चाहिए ऐसा क्यों। आप देखिए जो लोग लेट सोते हैं उनकी बॉडी में हीट ज़्यादा होती है, एक्सेसिव हीट होती है। क्यों? 10 बजे से रात के 10 बजे से रात के 2 बजे तक का जो पहर है ये पित्त का काल है। अगर आप ओके। इसमें जगे रहे हम्म, तो आपकी बॉडी का पित्त बढ़ेगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा, इन्फ्लामेशन बढ़ेगी, आप डायबिटिक होते चले जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से जो आपका सेल का मेम्ब्रेन है वो डैमेज होता चला जाएगा और ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस आता चला जाएगा। आप कहेंगे मैं सब कुछ अच्छा खा रही हूँ, बस थोड़ा बहुत 12 साढ़े 12 बजे तक 1 बजे तक सो जाती हूँ, इसमें ऐसा क्या हो गया? आपका पित्त बढ़ रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है और आप फैटी लीवर में जा रहे हैं। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ तो मैं पहले बता चुका हूँ क्या होगा। फिर इंसुलिन वहां पे नहीं जा पा रहा तो इंसुलिन लिवर के पास जाएगा, लिवर को दे देगा। आप कह रहे हैं मैंने सब कुछ सही करा, हाँ, रात को लेट फैट बढ़ाएगा। रात को लेट सोने से फैटी लीवर हो गया। तो ये साइंस है इसके पीछे, तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। फिर हम आ जाते हैं स्ट्रेस पे। हमने देखिए सबसे पहले आईजीएफ को डिस्कस कर लिया, एसिड एंड इन्फ्लेमेशन को डिस्कॉर्स कर लिया, हमने स्लीप को डिस्कस कर लिया। अब चौथा आ गए हम इमोशंस, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या करेगा? स्ट्रेस हुआ कॉर्टिसोल बनता है, ये हम सबने सुना है। कॉर्टिसोल क्या करेगा? कॉर्टिसोल जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा वो सेरोटोनिन को डिस्टर्ब करता है। सेरोटोनिन इज योर हैप्पी हार्मोन। सेरोटोनिन क्या करता है? वो मेलाटोनिन को बनाता है, दैट इज अ स्लीप हार्मोन। आपकी स्लीप और ज्यादा इफेक्ट होती है जब आप स्ट्रेस में होते हैं। लेकिन ये और क्या करता है? कॉर्टिसोल जाता है लिवर के पास। इट इज समथिंग लाइक कि आपके सामने शेर खड़ा है, शेर खड़ा है और आपको भगाएगी बॉडी, आप फियर में आएंगे। फियर में आते ही कॉर्टिसोल आएगा, कॉर्टिसोल आकर के लिवर के पास जाएगा कि अभी भाई ऐसी सिचुएशन है कि ये बंदा इस समय बैठ के खाना तो खा नहीं सकता शुगर के लिए, तो जो तुम्हारे पास स्टोर्ड शुगर है, जो स्टेफनी है, वो निकाल लो, वो निकाल लो, इस समय उसकी जरूरत है, एक एक्स्ट्रा व्हील की जरूरत है इस समय। तो 70 ग्राम ऑफ शुगर ऑलरेडी लिवर के पास होता है, जो उसने इमरजेंसी के लिए संभाल रखा होता है। कोर्टिसोल हम लोग पूरे दिन में खाते हैं, उससे वो स्टोर करके रखता है। ओके, लेकिन हम तो आजकल ज्यादा ही स्टोर करके रखते हैं फैटी लिवर के नाम पे। तो लिवर उस समय कॉर्टिसोल क्या करता है? लिवर से एक्स्ट्रा शुगर को रिलीज कराता है। स्ट्रेस हुआ, शुगर रिलीज हो रहा है, आप खाएं या ना खाएं, अगर आपने खा लिया तो और ज्यादा शुगर। हम लोग चिंता में क्या खाते हैं? मीठा। देखिए ना, हमने अपनी हैबिट्स को इमोशन के साथ जोड़ रखा है। स्ट्रेस होने पे लोग मीठा खाते हैं, चॉकलेट खा रहे होते हैं। स्ट्रेस हो रहा है, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चिंता हो रही है, चाहिए। पहले ही लिवर शुगर को निकाल रहा है और आपने और शुगर डाल दिया। कई लोग सिगरेट पीते हैं। हाँ, सिगरेट पीते हैं, अब उसका भी है, वो एसिड को बढ़ाएगा। आप देखिए सारा कुछ इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो हमें अवॉइड करने वाली चीजों पे काम कर लेंगे तो हम हेल्दी अपने आप हो जाएंगे। क्या खाना है इस पे जोर नहीं है मेरा, क्या नहीं करना है उस पे जोर है। आप स्ट्रेस में आए, सबसे पहले उस समय खाना बंद कर दीजिए। तभी कहते हैं कि स्ट्रेस में खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। और आप गजब की बात देखिए, हमने एक एक इमोशन के साथ एक एक हैबिट को जोड़ा हुआ है। सेलिब्रेशन करना है तो केक काट के ही होगा, बिना केक काटे सेलिब्रेशन नहीं होता है हमारा। कितनी गजब की बात है। तब उसमें क्या गड़बड़ है? गड़बड़ है ना। आप देखिए इमोशन क्या था? सेलिब्रेशन, और हमने काटा क्या? केक। ये हैबिट, केक नहीं काटा तो हमें ऐसा लगता है सेलिब्रेशन नहीं होगा, और केक क्या है? पूरा का पूरा प्रोसेस्ड है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको केक नहीं खाना चाहिए, आपको एंजॉय कर लेना चाहिए अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत, लेकिन हम भर भर के केक खाते हैं उस समय क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सो आप हर एक उसमें देखिए, आप अगर बोर हो रहे हैं स्नैक्स खाते हैं हम, ठीक है। हमने इमोशन के साथ कैसे किसी चीज को लिंक किया है। टीवी देखते हैं हम तो चिप्स खाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं जब आईपीएल का मैच चल रहा होता है,
मूवी देखनी है तो पॉपकॉर्न खाते हैं। तो मतलब हमने किसी ना किसी चीज़ को लिंक किया हुआ है। लेकिन जब स्ट्रेस आया उसने लिवर से शुगर को रिलीज़ करा दिया। 70 ग्राम ऑफ शुगर वहाँ पर था, वो रिलीज़ हो गया। अब वो रिलीज़ होने से क्या प्रॉब्लम होएगी, वो गया हमारी आर्टरीज में। और क्यों रिलीज़ कराया उसने, कि भाई इस समय बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, शुगर चाहिए। आर्टरीज ने कॉन्स्ट्रिक्ट होना चालू करा, ऐसे सिकुड़ना चालू करा, ताकि ब्लड जो इसके अंदर है वो प्रेशर से, जैसे आप पानी की पाइप है उसको पकड़ के कस के पकड़ेंगे तो पानी तेजी से निकलेगा उसमें से, ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा, ब्लड शुगर हमारे लिवर से, हमारे जो लिवर से जो शुगर रिलीज होगा वो जा के एक एक ऑर्गन तक जाएगा, क्योंकि हर एक ऑर्गन को शुगर उस समय चाहिए। और ब्लड प्रेशर क्या करेगा, वो प्रेशर से फटाफट सारे ऑर्गन को शुगर पहुंचाएगा, ये काम चालू हो गया उसमें। लेकिन वो स्ट्रेस थोड़ी देर में शांत हो गया, क्योंकि हमारा कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है ना, हम स्ट्रेस में आए अब शांत हो गए, फिर स्ट्रेस में आए फिर शांत हो गए, फिर स्ट्रेस में आए फिर शांत हो गए। स्ट्रेस में आए, लीवर ने शुगर निकाला, अब आप शांत हो गए। अब लीवर कह रहा है मैं वापस थोड़ी ना लूंगा बॉस, मैंने तो दे दिया, मैंने आपको दे दिया, अब वो ब्लड स्ट्रीम में पड़ा है। स्ट्रेस होने से शुगर बढ़ गया, क्योंकि लीवर ने एक बार ही निकाला था कि ऑर्गन्स को चाहिए होगा, उसका तो फंक्शन है, लेकिन वो यूज नहीं हुआ, क्योंकि हम तो बार बार स्ट्रेस में आते हैं, शेर आया शेर आया शेर आया, आया नहीं होता, वो लीवर ने निकाल दिया। ओके ठीक है, जब असली में शेर आता है तो मौत आ जाती है, क्योंकि शुगर बचता नहीं है उसके पास, कमजोर हो चुके होते हैं हम। सो इस तरीके से हमारा इमोशंस, यानी कि हमारे स्ट्रेस, हमारी एंजाइटी, हमारे फियर कैसे टाइप 2 डायबिटीज हमें दे रहे हैं, क्योंकि इतना शुगर हैंडल ही नहीं होता है। वो वहां पड़ा पड़ा क्या करेगा, फिर इन्फ्लामेशन, फिर उससे बीपी का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, आप कोई सी भी प्रॉब्लम का नाम लेते रहिए, वो सब उससे आएंगी। तभी तो कहते हैं ना, डायबिटिक जो पेशेंट होता है वो फिर सारी बीमारियों को बुला इनवाइट कर लेता है, आ जाओ भैया, बुला लेता है। इन्वायरमेंट के बारे में मैंने आपको पहले बताया। अब पर्पस, अगर पर्पस नहीं है, ठीक है, आप अवॉइड करते हैं, प्रोकास्टिनेशन करते हैं, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, पर्पस नहीं है, पर्पस नहीं है तो वेगल स्टिमुलेशन नहीं रहेगा। वेगस नर्व अगर स्टिमुलेट नहीं होगी तो आपका गट ब्रेन एक्सेस सही नहीं रहेगा, गट इम्बैलेंस होगा तो इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगी, अगेन मोर शुगर। तो ये मैंने आपको वो चीज़ों से कनेक्ट किया कि जो चीज़ें हमें नहीं करनी। अब मैं इसको और सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि क्या क्या नहीं करना। जो हम यूजुअली करते हैं, हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, मिल्क नहीं लेना है पहली बात। अगर आपको डायबिटीज से बचना है या डायबिटीज में है तो आप मिल्क छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको लगेगा कि भाई हमारा दूध छुड़ा दिया, बहुत मुश्किल काम है, आप इसको कम कर लीजिए। बीइंग एन हेल्थ कोच, कहा कि छाछ ले लीजिए उसकी जगह, या अदरवाइज आपको दूध लेना भी है तो आप उसको कम कर लीजिए। हाँ, ठीक है, मैं इजी कर देता हूँ, कम कर लीजिए। हो सकता है कोई एकदम से ना छोड़ पाए, आप कम कर लीजिए। दूसरा, फैक्ट्री फूड, रस्क, बिस्किट, कुकीज, नमकीन, दिस दैट, जितना भी पैकेज्ड फूड आ रहा है ये प्रोसेस्ड है, ये एसिडिक है। ठीक है, अगर हम घर में बनाते हैं तो खा सकते हैं। हाँ, ये डिपेंड करता है कि जो आप घर में बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से बनाते हैं तो आप खा सकते हैं। सही तरीका क्या है, मतलब ऑयल सही होना चाहिए, ऑयल कौन सा होना चाहिए, राइट? यस, क्योंकि अब ये पूरा ये न्यूट्रिशनल साइंस के ऊपर हम आ रहे हैं कि हम क्या बना रहे हैं। हाँ, ठीक है। दूसरी बात मेरा ये भी पूछना है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम सही तरीके से बना लें और खा लें। ये जो खाने की हमें इच्छा हुई, इसे हम कहते हैं क्रेविंग। ये क्रेविंग हो ही इसलिए रही है क्योंकि आपकी जो थाली है वो सही नहीं है। अभी हम उस पर आ जाएंगे, लेकिन पहले तो हम अभी यही समझ रहे हैं कि क्या क्या नहीं लेना है। तो जैसे कि प्रोसेस फूड बाहर का मत लीजिए, फास्ट फूड मत लीजिए। फिर आ जाता है एनिमल फूड, एग हो गए, नॉनवेज हो गया, है ना, ये सब चीज़ें। आप कोई नॉन वेजिटेरियन है वो कहेगा भाई मैं तो ठीक नहीं हो सकता हूँ क्या? फिर आपको ये देखना पड़ेगा आप उसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे कम करें, कितना फ्रीक्वेंट आप खा रहे हैं उसको, उतना फ्रीक्वेंट मत खाइए। आप बॉडी में ज़्यादा एसिड्स मत लीजिए, ठीक है, कम एसिड वाला नॉनवेज ले लीजिए। मतलब आप अपने काम को आसान करिए और आप अपने रिजल्ट्स खुद देख पाएंगे कि बेटर हो रहा है, बेटर हो रहा है। तो ये वो चीज़ें हो गई जो अवॉइड करनी है। स्लीप और सारी चीज़ों के बारे में बात हुई। अब खाना क्या है उस पर आ जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि अब बीच में अगर हम घर पे बना के खा लें तो उसमें तो सही है ना। मैं सीधा आ जाता हूँ पहले थाली पे। रोटी कपड़ा मकान, इसी के लिए हम जिंदा हैं। रोटी जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है,
रोटी को ही समझ लेते हैं। आपने मुझे पहले भी कहा था कि हम दाल चावल ले रहे हैं, गड़बड़ क्या है ना? तो मैं एक तरीका बता देता हूँ, तो जिससे कि बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। आप दाल चावल ले रहे हैं, दाल को पहले 1 कटोरी लीजिए और पी जाइए धीरे धीरे, टेक योर टाइम। मैं टाइम लगाने पे बोलता हूँ, हाउ यू ईट पे आ गया अब मैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप दाल पीते समय उसको पी भी सकते हैं और धीरे धीरे उसको खा भी सकते हैं, च्यू करते हुए, मुंह में घुमाते हुए सलाइवा के साथ। यू शुड गो स्लोली। अच्छा, यहाँ मेरा एक सवाल है अभी बीच में, जैसे आप लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं कि हमारी क्या प्रॉपर मील होनी चाहिए, जी ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग अभी मतलब काफ़ी मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, Yes. और उनकी काफ़ी वो कई सालों से इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, यस तो ये आज से ही ये प्रोसेस स्टार्ट कर दे जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल राइट? तो बिल्कुल। मतलब और साथ में साथ दवाई लेते रहें वो, बिल्कुल। ठीक है। दवाई हमें हाँ। छोड़नी ही नहीं है। दवाई एक डॉक्टर डिसाइड करता है कि ठीक कैसे है। टेपर डाउन होनी है, कैसे नहीं। ठीक है। आप अपने लाइफस्टाइल, अपनी हैबिट्स पे काम कर सकते हैं, जो कि एथिकली सही भी है। और जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं उनके लिए भी यही हम लोग बात इंसुलिन वो करेंगे। लेते रहेंगे। हाँ। इंसुलिन रातों रात बंद नहीं होता है। एक मेडिकल डॉक्टर को आप रिस्पेक्ट करिए। जब आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो रहा होगा तो कोई पागल नहीं है जो कहेगा कि आप इंसुलिन लेते रहिए। आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे, वो क्यों देगा आपको? ठीक वो है। दे रहा है तो आप लीजिए। साथ में आप अपनी माइन्यूट छोटी छोटी हैबिट्स पे काम चेंज करिए। करना, ठीक है। हम उस पे काम ना करके हम सीधा दवाई पे आएंगे तो बहुत ट्रबल में जाएंगे। हाँ। और दवाई का काम एक मेडिकल डॉक्टर का है। अब ठीक हम है। आ जाते हैं उस थाली पे वापस। दाल चावल या दाल रोटी, आपने दाल को पहले ले लेना है और आपने उसको खाना है। इतना धीरे खाना है, टाइम लगाना है उस पर। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। जैसे जापानीज लोग खाते हैं, उनका मील छोटा होता है, साथ में वो चॉपस्टिक से खा रहे हैं और उसके बाद वो च्यू कर रहे हैं, तब जाके उनको बर्प आती है। आप देखेंगे आर माधवन, जो कि बहुत फेमस एक्टर हैं बॉलीवुड के, उन्होंने 21 डेज में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, 40 to 60 टाइम्स अपने एक एक बाइट को च्यू करा और उन्होंने बोला मैंने अपनी चर्बी को चबा डाला। 21 डेज में उन्होंने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया कि दुनिया हिल गई है देख के। ये इसे कहते हैं द पावर ऑफ च्यूइंग, चबाने की ताकत कहते हैं इसको। तो हम इसको समझें कि पावर ऑफ च्यूइंग क्या है, तो चबा चबा के खाएं, क्योंकि पहले भोजन यहाँ पे मेटाबलाइज हो रहा है। यहीं पे मेटाबलाइज हो जाएगा तो वो फूड एल्कलाइन हो जाएगा। आप खा एसिडिक रहे हैं, आप खा रहे हैं दाल एसिडिक है, लेकिन आप उसको यहाँ पे एल्कलाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आप उसको ग्रैटिट्यूड देंगे और एल्कलाइन कर देंगे, क्योंकि आपके इमोशंस शांत हो जाएंगे, स्ट्रेस शांत हो जाएगा। जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड देते हैं, बहुत प्यार से खाते हैं, तो शुगर रिलीज नहीं होगा लीवर से। अब आप मेरी बातों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो ग्रैटिट्यूड का कैसे टेक्निकल साइंस है उसके साथ, आप वो समझिए। उसके बाद आप च्यू करके उसको एल्कलाइन करते हैं। फिर आप ये दाल को लेते हैं। दाल क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन है ये। प्रोटीन आपके सैटिस्फैक्टरी लेवल को अच्छा करेगा, आपकी क्रेविंग्स नहीं होगी, जल्दी पेट भरेगा। और कार्बोहाइड्रेट जा नहीं रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट अभी बाद में जाएंगे। अभी तो हमने 1 कटोरी दाल ली, जब कार्बोहाइड्रेट बाद में जाएंगे तो वो कम जाएंगे। मैंने उसका क्वांटिटी पहले ही कम कर दिया। राइट। अब दाल और चावल अब लीजिए। 1 कटोरी दाल आपने ले लिया, अब दाल चावल लीजिए। अब चावल को भी 1 कटोरी में लीजिए पहले। ठीक है। हम चावल को बिखेर लेते हैं थाली में, दाल इतना सा है, चावल बहुत सारा है और कुछ है नहीं, और हम कह रहे हैं हम तो घर का दाल चावल खा रहे हैं। हाँ। आप चावल को 1 कटोरी में लीजिए, दाल को भी कटोरी में लीजिए। चावल वाली कटोरी को उल्टा करिए उसमें, और चावल उसके अंदर बिखेर लीजिए। आप दाल उसके अंदर डाल के खाइए। आप चावल तो कम है, आपको तो ज्यादा चावल खाने की आदत है। लेकिन ये वही वाली बात है कि इसमें कई लोगों को तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया था कि चावल तो डायबिटिक पेशेंट के लिए है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग खा सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, कि मतलब भाई आपको कार्ब्स तो चाहिए ना आपकी बॉडी के लिए, राइट? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं उनको यहाँ पे बोल दूंगा कि मिलेट्स खा लो, क्या वो मान लेंगे? नहीं। वो आज दाल चावल ही खा रहे हैं, साथ में दवाई खा रहे हैं, राइट। खा रहे हैं वो। हाँ। मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे लड़ाई बेस्ट की है ही नहीं, बेस्ट बोलूंगा तो मैक्सिमम लोग कहेंगे हम क्यों करें। करेक्ट। क्योंकि हम अपने लिए अलग बनाएं, अपनी वाइफ के लिए अलग बनाएं, उनके लिए अलग बनाएं, इनके लिए अलग बनाएं, है ना। मैं अपनी मदर के लिए अलग पकाऊं, कितना कितना खाना बनाए, हमें नहीं, हमसे नहीं होता है। बेस्ट के चक्कर में वो करेंगे ही नहीं। राइट। तो ये बेटर की लड़ाई है, ठीक है। ये बेस्ट की लड़ाई नहीं है। हेल्थ बेटर की लड़ाई है, बेस्ट की नहीं है। अब दाल और चावल लिया, 1 कटोरी चावल ले लिया, 1 कटोरी दाल ले लिया, चावल को उल्टा करा आपने उसके साथ डाल के खा लिया,
ठीक है, दाल के अंदर घी डाल दीजिए, सैटिस्फैक्टरी लेवल और बढ़ेगा। गुड फैट विल बेसिकली रिप्लेस द बैड फैट इन आवर बॉडी, ल्यूब्रिकेशन भी रहेगा, सैटिस्फैक्टरी लेवल भी बढ़ेगा। अब आपको चावल की अगर और इच्छा है, क्योंकि 1 कटोरी चावल लिया, आप तो पहले 3-4 कटोरी खा रहे थे, रूल है यहाँ पे, अगर आपको बीमार नहीं पड़ना और डायबिटीज से अगर ओवरकम करना है, आप 1 कटोरी चावल अगर और लेंगे तो 1 कटोरी दाल और लेना है। जितना दाल उतना चावल, 1 कटोरी में पहले बिना चावल के खिला चुका हूँ दाल। तो अब आप ये ऐसा करते हुए भरपेट खाइए, और अगर साथ में कोई सब्जी भी है वो भी लीजिए, लेकिन भी है। रोटी और चावल एक ही थाली में नहीं होना चाहिए, 2 ग्रेन्स, दोनों के लिए अलग अलग एंजाइम्स, रस अलग अलग बनेंगे। विरुद्धाहार, 2 तरह का अन्न एक साथ नहीं होना चाहिए। और जो लोग चावल नहीं खाते, सिर्फ रोटी ही खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको चावल की बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है, तो वो रोटी, तो उनकी क्या मील रहे? अच्छा, रोटी खाएं, क्योंकि एक टाइम पे एक आप ग्रेन ले सकते हैं। अच्छा, आप रोटी पे आ जाते हैं। बड़ा मजेदार आपने क्वेश्चन पूछ लिया। कटोरी के अंदर रोटी को फिट करें, देखें कि 1 कटोरी उनकी रोटी में जिसमें दाल आ रही है, उसी कटोरी के अंदर कितनी रोटी फिट हो रही है। 1 फिट हो रही है तो 1 कटोरी दाल मिलेगी, दूसरी कटोरी रोटी ली, 1 कटोरी दाल और मिल जाएगी। अच्छा, हाँ अच्छा, ठीक है, इसके भी प्रोपोर्शन है अपना अलग, ठीक है। हाँ, तो आपको एक बारी करके देख के आइडिया लग जाएगा कि मेरे घर की कटोरी में 1 कटोरी में 1 ही रोटी आती है, तो अगर मैं 2 रोटी ले रहा हूं तो दिस मीन्स बहुत सिंपल है, मेरे को दाल ज्यादा लेनी है। अब इसको हैबिट में कैसे ला सकते हैं, और इजी बता सकता हूँ। एक छोटा सा टुकड़ा रोटी का तोड़ेंगे, बाइट, उसको दाल की कटोरी में ऊपर डाल देंगे, चम्मच से उठाएंगे और अब खाएंगे, तो ज़्यादा दाल खा पाएंगे, रोटी कम होगी, पेट भर जाएगा। और धीरे धीरे खाएंगे तो 15 to 20 मिनट्स में बर्प आ जाएगा, डकार आ जाएगी, जिसे तृप्ति डकार कहते हैं। अंदर से आवाज़ आ जाएगी, आई एम फुल। जब आप ऐसा करेंगे और प्रोटीन और फैट आपकी बॉडी में ज़्यादा गया होगा, कार्बोहाइड्रेट कम गए होंगे, मैं वही रोटी सब्जी दाल चावल की बात कर रहा हूँ, मैंने कुछ अलग से आपको डाइट नहीं बताया। जब आप यही करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्रेविंग नहीं होगी, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद भूख नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये हमारी दिन की मील हो गई है। मॉर्निंग में हम लोग क्या ले सकते हैं, क्या खाएं? हमें ब्रेकफास्ट राजाओं की तरह करना है। हमारा ब्रेकफास्ट संपूर्ण भोजन होना चाहिए, प्रॉपर भोजन होना चाहिए। आप जो खाना चाहें, आप दाल का चीला हो गया, बेसन का चीला हो गया, लेकिन उसको संपूर्ण करिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी आ जाए, प्रोटीन भी आ जाए, फैट भी आ जाए, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी आ जाए, कोई सब्जी भी आ जाए, या उससे पहले कोई फ्रूट या सैलेड आ जाए उससे पहले। ये सुबह का ब्रेकफास्ट बता रहा हूँ। या फिर रोटी सब्जी दाल चावल जो लोग सुबह खा लेते हैं ब्रेकफास्ट में, कर लें वो संपूर्ण मील लें, जिससे कि शाम को कम भूख लगे, तब आप खिचड़ी या सूप जैसी ऐसी चीज़ों पे आ पाएँ रात के टाइम पे। और बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, वो जॉब करते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, कि मैं उनको कहूँ कि शाम को जल्दी भोजन कर लें। यहाँ पे लड़ाई बैटर की है, राइट। वो जब भी खा रहे हैं वो लाइट मील लें, वो लाइट खिचड़ी, दलिया, हाँ, दलिया नहीं, दलिया भी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, ले सकते हैं, जो भी लाइट मील है वो ले सकते हैं। यहाँ पर दलिए का आपने नाम लिया, वो बेस्ट नहीं है, बेटर है, राइट, बेटर है। तो वो उसके अंदर घी डाल के लें, 1 चम्मच देसी घी डालें। जितनी भी फीमेल्स हैं उनके लिए देसी घी औषधि है। उस एक फैट जो होता है, देसी घी जो होता है, वो हार्मोन सिक्रेट करा पाता है, हार्मोनली चैलेंज्ड है पूरा। लेकिन यह देसी घी कच्चा, क्योंकि कई सारी लेडीज जो होती है ना, देसी घी में खाना बनाती हैं, उसको इतना जलाती हैं, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदायक होता है। मुझे लगता है वो अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगी अगर वो प्योर घी लेंगी, जिसकी बात मैं बार बार यहाँ पे कर रहा हूँ। वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगी कि उसके अंदर वो खाना बना पाएँ। आप 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार रुपये किलो वाले घी की बात कर रहे हैं, जिसको आपने 1 चम्मच रोज या 2 चम्मच रोज दवाई के तौर पे आपने कच्चा ऊपर डाल के खाना है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप खाना पकाएंगे तो ज़्यादा घी लगेगा, और आप अगर इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल गुड, आप उसको करिए। लेकिन आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना तो करिए जिससे कि सैटिस्फैक्टरी लेवल भी बने और आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी ना हो, गुड फैट आपकी बॉडी में जाए, आपका कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा रहेगा। अगर आप ओबीज हैं, वजन ज़्यादा है, वजन कम होने लगेगा अगर आप प्योर देसी घी लेते हैं। तो आप किसी अच्छी गौशाला में विजिट करिए, लीजिए,
गौशालाओं को भी सपोर्ट मिलेगा, जो काम अच्छा कर रहे हैं जो लोग, उनको ढूंढिए। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सब कुछ ही इम्प्योर मिल रहा है, प्योर भी मिल रहा है। ठीक है सिकंदर जी, जितना हम लोगों ने अभी मील पे बात की है, कई लोगों के ना मन में ये सवाल भी होता है, क्योंकि डॉक्टर्स कह चुके होते हैं कि भाई डायबिटीज़ आपको, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको डायबिटीज़ रहेगा ही रहेगा, इंसुलिन आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन आप मुझे थोड़ा क्लियर कीजिएगा कि जो ऐसे डाउट या मिथ हमारे दिमाग में होते हैं कि भाई जब तक आप जिंदा आपको डायबिटीज़ है ही, आप इसके पेशेंट हो ही, क्या ये रिवर्सेबल है? क्या ये ठीक हो सकती है? और अगर ठीक हो सकती है, मतलब हमारी बॉडी नॉर्मल जिस पोजीशन में पहले थी वैसी बन सकती है? अगर बन सकती है, कितने टाइम में बन सकती है? और मैं उसे फास्ट तरीका, कहीं ना कहीं एक मील भी हो गया, और क्या हो सकता है तरीका कि मैं अपनी बॉडी को वैसा ही फंक्शन करना स्टार्ट कर दूं जैसे वो पहले थी? जी, देयर आर 4 phases। मतलब हो सकती है? यस। ठीक है, और कितना टाइम लगता है? मिनिमम 1 ईयर। अरे बाप रे। मिनिमम 1 ईयर। अच्छा, हमें डायबिटीज, अगर मैं प्रॉपर मील, प्रॉपर जो आप बता रहे मेथड को, उसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, उसके बावजूद भी मुझे 1 साल लगेगा? प्रॉपर तो अभी कोई मैंने नहीं करता बताया है। ही नहीं। मैंने तो रोटी सब्जी दाल चावल खाना बताया, और कुछ बताया ही नहीं। अगर आप इतना भी करते हैं ये तो भी काफी है, बहुत है। हाँ, ये बहुत है। अगर कोई कहता है कि मैं फास्ट फूड खाता हूँ, है ना, हाँ। वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम करे धीरे धीरे। और पहली बात, एक है मुझे करना पड़ेगा वो होगा। हेल्थ कोचिंग ऐसी है ही नहीं। मजे की बात यह है, जब आप इस कंसेप्ट पे आएंगे तो आपकी इच्छा चली जाएगी दूसरी चीजों की, आपकी क्रेविंग्स अपने आप कम हो जाएंगी। Accept। एक है मुझे करना पड़ रहा है, एक है अपने आप हो रहा है। तो आपको थोड़ी ना कुछ करना है, आप तो अपने घर के उसी रोटी सब्जी दाल चावल में ही सुधार कर रहे हैं, छोटी छोटी। अभी तो मैंने एक ही हैबिट बताई, मैं अपने प्रोग्राम में बहुत कुछ बताता हूँ। तो आप छोटी छोटी चीज़ों से जब चालू करते हैं, बहुत माइन्यूट चीज़ों से, छोटे से चेंज से, तो होता यह है कि आपकी क्रेविंग्स चली जाती हैं। आप बाद में परेशान हो रहे होते हैं कि इच्छा ही नहीं हो रही, अब तो उतना खाया नहीं जाता, पता नहीं हमें क्या हो गया है। अब तो भरपेट हमें एक बारी जब भूख लगती है, तो जब घर का भोजन हम कर लेते हैं तो चीज़ें अपने आप अच्छी चल रही हैं। कभी कभार हम बाहर का भोजन भी इंजॉय कर लेते हैं, खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लाइफ है। आप अभी भी जो खा रहे होंगे उसमें से अगर 90% अगर आप बाहर का ही खा रहे हैं, लेट सपोज मैं किसी पर्सन की बात करूं, तो उसको खुद को गिल्ट होगा एक कि मैं बाहर का खा रहा हूँ, उस वजह से देखो ना मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं लेजी रह रहा हूँ, मैं ऐसा रह रहा हूँ, वैसा रह रहा हूँ। वो कहता है कि भाई मेरे को डाइट तो फॉलो नहीं करनी है, कुछ ऐसा कर लूँ कि मैं ट्रैक पे आ जाऊँ। तो वो ये वही तरीका है, ये वही कोचिंग है, और ये बहुत डिटेल्ड होती है। हम बहुत काउंसलिंग करते हैं, रूट कॉज निकालते हैं, सामने वाले की लाइफस्टाइल को स्टडी करते हैं, उसके लिए क्या करना आसान होगा, जिसका उसके मन पे कोई लोड ना आए। कोई डाइट चार्ट नहीं देते हैं, कोई न्यूट्रिशनल चार्ट नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। छोटी छोटी 1 या 2 या 3 हैबिट्स उसको बता देते हैं, या कुछ चेंज या कुछ रिप्लेसमेंट उसको बता देते हैं फॉर अ वीक, जिसको वो करके जब अगले हफ्ते तक मेरे पास दोबारा वापस आता है, वो कहता है सर वो तो बड़े सिंपल थे, वो तो हमने ऐसे ही कर लिए। इसीलिए तो सिंपल दिया था पहले हफ्ते, ताकि वो जीत जाए, बिकॉज एवरीवन वुड लाइक टू विन। आप ये याद रखिएगा, हर कोई जीतना चाहता है। अगर आपने डाइट चार्ट दे दिया किसी को, तो वो अगले हफ्ते हार के आने वाला है कि 60% ही फॉलो हुआ, 70% ही फॉलो हुआ, मन मार के आने वाला है, मन मार के आने वाला है, और वो जबरदस्ती करने वाला है। लेकिन हम ये जो 3 हैबिट्स भी बताते हैं, 3 चेंज भी बताते हैं, 3 रिप्लेसमेंट भी बताते हैं, ये भी सामने वाले से परमिशन लेते हैं, क्या आप ये कर पाएंगे, इजी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। सामने बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मेरी सक्सेस वही है, क्योंकि मुझे पता है वो 3 चेंजेस से कितना बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, और जब वो अगले हफ्ते करके आएगा, मुझे पता है वो जीत के आएगा। तो वो 3 चेंजेस क्या क्या होते हैं? आपका खान पान, अच्छा, सामने वाले इंसान की सिचुएशन, उसकी बीमारी को लेके, उसका साइकिल क्या है, उसको लेकर के भी आप करते हैं ना, राइट। 1.5 से 2 घंटा जानने में लगता है कि सामने वाले के लिए क्या ऐसी हैबिट्स हैं, क्या ऐसे चेंज, 3 चेंज बताने, या क्या ऐसे 3 फूड के या किसी और चीज के रिप्लेसमेंट या ऑल्टरनेट्स। तो नहीं, फिर इस पे फिर भी बेसिक तो कुछ चेंजेस तो एक होते होंगे ना भाई। आपको लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, आपको अपना स्लीपिंग टाइम चेंज करना पड़ेगा, और आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, राइट। इसमें कुछ तो ऐसे होता ही है कि जो कॉमन होते ही हैं 3 ये चीजें, यही होते हैं। जो मैंने जितनी आज तक अभी तक जितनी भी बातें करी, वो सारे उसमें से ही चेंजेस होते हैं। यस, लेकिन ये डिपेंड करता है। अब जैसे कि हमने शुरुआत करी थी ऑक्यूपेशनल वेलनेस से, अब प्रॉब्लम उसका कुछ और है, तो हो सकता है कि उसकी लाइफ का प्रॉब्लम है, मैं हेल्थ को डील कर रहा हूँ, राइट, है ना। तो मेरे को वहां पे उसको कुछ बताना पड़ेगा, और इतना माइन्यूट बताना पड़ेगा कि उसके लिए बहुत ईजी हो।
और पहले हफ्ते अगर उसको सक्सेस दिख जाती है तो वो अपने आप ही इस हेल्थ कोचिंग को छोड़ता नहीं, और उसको ऐसे लगता है कि ये तो बहुत ईजी है। मतलब आप हेल्थ कोच के साथ मतलब आप ये बता रहे हैं कि भाई आप अपने खुद के ही डॉक्टर बनिए, खुद सीखिए कि आपको यहाँ पे मैं रोकता हूँ। मैं इस टर्म के अगेंस्ट हूँ, दैट बी योर ओन डॉक्टर। मैं इस टर्म के अगेंस्ट हूँ। कोई अपना डॉक्टर खुद नहीं बन सकता है। आप अपने हीलर बन सकते हैं मैक्स टू मैक्स। आप एडुकेट हो सकते हैं। अनएथिकल है ये। डॉक्टर 5 से 7 साल पढ़ करके एक डॉक्टर बनते हैं। करेक्ट। हम उनकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। उन्होंने मेडिसिन पढ़ी है, वो बता रहे हैं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है? हमने हेल्थ की एजुकेशन पढ़ी है, हमने हैबिट्स के बारे में पढ़ा है, बिहेवियर भी स्टडी करते हैं हम। सामने वाले की बॉडी का बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर, सारे बिहेवियर्स को स्टडी करके हम एनालाइज करते हैं कि क्या चीज़ इनको सूट करेगी, क्या नहीं करेगी, सारी चीज़ें। तो जीन्स की भी स्टडी करते हैं, जेनेटिक। अच्छा ये कैसे पता चलता है? मतलब बॉडी में क्या ऐसे चेंजेस हमारे आने लगते हैं जिसमें पता चलता है कि भैया मतलब कि ये बीमारी हो सकती है? मतलब जैसे एक डायबिटिक पेशेंट बहुत है, अच्छा क्वेश्चन ठीक है है जी। उसको उसे बहुत बाद में जाके पता चलता है कि भाई मैं पेशेंट बन चुकी हूँ, अब मुझे सीधा वो चीज़ों पे फोकस करना जो डॉक्टर ने मुझे बोला है। तो क्यों ना मैं पहले ही चीज़ें वो समझ जाऊँ जो मेरी बॉडी कहीं ना कहीं सिग्नल दे रही है कि बेटा ये प्रॉब्लम है, तो ये तुझे प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरी बॉडी क्या साइन वो देने लगेगी, मैं उस सिग्नल्स को कैसे पकड़ूँ? यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक वर्ड याद कर लीजिए, फील गुड। कितना छोटा सा वर्ड है। इफ यू आर फीलिंग गुड ऑल द टाइम, यू आर हेल्दी। अच्छा, फिर तो ये मेरे लिए सही है। ठीक तो है, आपके फेवर में जा रहा है। हाँ। इफ यू आर फीलिंग गुड, यू आर हेल्दी। हो सकता है आप उल्टा सीधा खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं वो भी अपनी लाइफ को, हाँ। तब भी बीमार नहीं पड़ रहे हैं। आप जानते हैं उसका कारण क्या है? क्या? कहीं ना बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैप्पी। राइट। यू आर एट द स्टेट ऑफ ब्लिस, समवट एट द स्टेट ऑफ ब्लिस। आप खुश हैं, आप आनंदित हैं, आपकी लाइफ पर्पसफुल है, आपका इम्यून सिस्टम हायर है, वो कोई प्रॉब्लम को बनने नहीं दे रहा है बॉडी में। इसलिए आप कुछ भी खाते हो तो वो मतलब डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब यस ओके यस। लेकिन जिस दिन प्रॉब्लम इधर का हो गया, हाँ, जिस दिन आपका प्रॉब्लम इधर का हो गया, उस दिन वो सारा कुछ खाया पिया निकल के आने लगेगा। तो आपने अगर इसको सही रख रखा है तो आप 100-120 साल भी आराम से जी सकते हैं। लेकिन अगर ये गिर गया, मन हमारा गिर गया, स्ट्रेस में आ गया, चिंता में आ गया, एंड इफ वी आर नॉट हैप्पी, सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जितनी आप अभी यहाँ पे सुन रहे हैं। तो इसीलिए नॉट ओनली न्यूट्रिशन, नॉट ओनली व्हाट टू अवॉइड, साथ में हमें उसकी हॉलिस्टिक वेलनेस को देखना पड़ता है। यही काम है हमारा एज एन वेलनेस कोच, कि हम देखते हैं कि वो वेल कैसे रहे, वो खुश कैसे रह सकता है। यही नहीं कि उसके ऊपर इम्पोज कर दिया कि ये नहीं खाना है, ये खाना है। हो सकता है कोई बोले कि भैया देखो सारी बात ठीक है, हो गए तुम हेल्थ कोच अपने घर पे, मैं अंडा खाना नहीं छोड़ सकता। लेट सपोज किसी ने कहा मैं तो एग लूंगा, तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, एग के साथ साथ आपको ठीक करेंगे। प्रॉब्लम उसका एग नहीं है, राइट, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम का रूट कॉज निकालना है। रूट कॉज अगर हमें मिल गया तो हमें उस नोट को खोलना है कि वो खुश कैसे हो सकता है। ये यहाँ पे जितनी भी इंसानियत है वो सब दुखी बैठी है, दुख में बैठी है। इन्होंने हंसना छोड़ दिया है, इन्होंने ग्रैटिट्यूड करना छोड़ दिया है, कंप्लेनिंग मोड में, स्ट्रेस मोड में। वहाँ से बाहर आएंगे, साथ साथ थोड़ा बहुत फूड मॉडिफिकेशन करा, फूड भी सपोर्ट कर रहा है, और हमारा कहीं ना कहीं हैप्पीनेस भी उनको सपोर्ट कर रहा है, जो हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, उस बीइंग में लेके आ रहे हैं हम। ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो हॉलिस्टिक वेलनेस हो पा रहा है, तब वो ठीक होता है। अदरवाइज तो ये भी एक डाइटिशियन वाला काम हो गया, जितना मैंने आपको बताया, अगर आप इस वाले पार्ट को हटा दें। इसीलिए बहुत सारे डाइट चार्ट आजकल काम नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं। प्रॉब्लम कहीं और है ना। करेक्ट, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप देखिए, जैसे आप एक मटका बनते हुए देखते हैं, एक हाथ अंदर होता है, एक हाथ बाहर होता है। अगर मैं कहूँ सिर्फ मैं हाथ अंदर रखूंगा, न्यूट्रिशन पे काम करूंगा, मुझे बाहर भी हाथ रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम और भी आ रही हैं उसके पास। कई लोगों का तो ना फास्ट फूड या उनका जंक फूड उनको देख के इतनी खुशी होती है, वो कहते हैं कि मुझे पिज़्ज़ा खा के ही इतना आनंद आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे वही मेरे लिए भी रहता है कि भाई आपको
ये मैटर करता है, जैसे आपने कहा कि अगर मान लीजिए वो स्ट्रेस लेवल कभी आपका इन फ्यूचर आ गया तो जो आपने खाया है वो कभी ना कभी निकल के बाहर निकल आएगा। के तो उसका पहले ही ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, लेकिन जो भी खाएं बहुत खुशी से खाएं। ये पिज़्ज़ा वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। है ना, मेरा भी फेवरेट है पिज़्ज़ा, तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा भी। हाँ हाँ हाँ, तो ये अच्छा एग्जांपल है। हाँ पिज़्ज़ा खाया, हाँ। बड़ा मज़ा आया, हो गया डाइजेस्ट, कोई हम्म, प्रॉब्लम नहीं आई, हम्म, काफ़ी सालों से खाते आ रहे हैं, कभी कभार बीच बीच में एंजॉय कर लेते हैं, डाइजेस्ट हो गया। लेकिन क्या काफ़ी सालों से जो स्ट्रेस इंडेक्स है वो भी लोअर साइड में ही है या ऊपर नीचे होता रहता है? जितना जितना स्ट्रेस ऊपर नीचे होता रहेगा वो कंट्रीब्यूट करेगा। आप देखिए स्ट्रेस का डेफिनेशन समझिए, स्ट्रेस इज इक्वल टू में व्हाट यू ईट, हाउ यू ईट, प्लस करते जाइए, प्लस हाउ यू ईट, प्लस इमोशंस, प्लस स्लीप, प्लस एनवायरनमेंट, प्लस मूवमेंट, प्लस पर्पस। दीज 7 थिंग्स जब ये समेशन होता है, जब इन सबका टोटल किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस कोई खाली सिर्फ मन का स्ट्रेस नहीं है। आप जो भोजन ले रहे हैं वो भी तो बॉडी में जाके एक स्ट्रेस कोज कर रहा है ना, कंफ्यूजन, एक रेजिस्टेंस, एंटीजन है, वो जेनेटिक्स के अगेंस्ट है, आपने स्ट्रेस डाल दिया बॉडी में। लेकिन वो आप पे क्यों इफेक्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि 1 + 1 + 1 + 1 + तब जाकर के टोटल 7 आ रहा है। आपने सिर्फ इधर 1 वाले में तो स्ट्रेस ऐड किया, बाकी जगहों पे आपने स्ट्रेस ऐड नहीं किया, तो टोटल कितना आया? 1 ही आया। बाकी जगह लेट सपोज 0 था, बाकी जगह सब कुछ अच्छा करा आपने, भोजन आपने खराब कर दिया, तो टोटल कितना आया? 1 आया। लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं हो रहा है ना, वो खा भी गलत रहे हैं, 1 इधर गलत हुआ, हाँ। गलत तरीके से खा रहे हैं, उधर भी 1 हुआ, फिर Environment नींद भी भी नहीं है। गलत है, एनवायरनमेंट भी गलत है, इमोशन भी गलत है, पर्पस तो है ही नहीं। हाँ पर्पस तो है है ही ही नहीं, पर्पस है ही नहीं। वो सारी प्रॉब्लम जब इकट्ठी हुई तो टोटल कितना आ गया? 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। राइट। अब उनकी प्रॉब्लम आ गई। अब उनको ठीक करने के लिए अगर मैं उनको कहूँगा कि भाई आज से स्ट्रेस लेना बंद, वो कहेंगे हमारा काम है, काम की वजह से स्ट्रेस हो जाता है। हाँ। अब उनके थोड़ा बहुत फूड पे काम करना पड़ेगा, व्हाट यू ईट पे, भोजन पे, थोड़ा बहुत उनके मेंटल स्ट्रेस पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इस पे काम करना पड़ेगा, हैप्पीनेस को जोड़ना पड़ेगा, हॉलिस्टिकली वेलनेस देनी पड़ेगी। अदरवाइज वो अपने स्ट्रेस से ओवरकम नहीं कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसको आपको इस एस्पेक्ट में देखना है। ओके, ठीक है। तो अभी जैसे हमारी बॉडी सिग्नल्स की मैं बात कर रही थी ना, क्या क्या और मेरी चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाएगी जहाँ मुझे Yes. ध्यान देने की ज़रूरत है? यस, सो सिग्नल में सबसे पहले आपने अपना एनर्जी लेवल देखना है। ठीक है। ठीक है, एनर्जी लेवल का कोई स्केल नहीं होता है। आप 0 to 5 रेटिंग दे सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, आप अपने आप को रेट जरूर दें, लेकिन आप अपने आप से पूछें कि क्या हम यहाँ से बेटर हो सकते हैं क्या? अगर एनर्जी लेवल कम है तो दिस मीन्स कोई ना कोई डिजीज है, डिस ईज, यू आर नॉट एट ईज। इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, दिस मीन्स कोई ना कोई डिजीज है, यू आर नॉट एट ईज बेसिकली। ठीक है, अगर कोई सिम्टम है, साइन है, सिग्नल है, तो भी आप डिजीज हो रहे हैं, चाहे वो रिपोर्ट में आए या ना आए। लेकिन अब मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको कोई साइन नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, वो कहते हैं हमारा एनर्जी लेवल भी अच्छा है, लाइक यू। आप कहेंगे कि हमारा बहुत अच्छा है। मैं यहाँ से पूछूं कि अच्छा है तो कल किसने देखा? हमें नहीं पता है ना, हमें अच्छा रहना है। अब तो क्या हम यहाँ से एनर्जी लेवल को और बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, है ना। तो उसको बढ़ाने के लिए अगेन ये 7 पैरामीटर्स हैं, सभी में थोड़ा 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 आप अच्छा करेंगे, या जहाँ जहाँ आप अच्छा कर सकते हैं आप यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे। राइट। लेकिन आप अगर किसी से पूछेंगे, आप किससे मिलेंगे, तो वो आपको बोलेगा, या तो बोलेगा मैं खुश नहीं हूँ, या तो बोलेगा मैं स्ट्रेस में हूँ, या वो बोलेगा मेरी नींद डिस्टर्ब है, या वो बोलेगा कि मेरे को इधर दर्द है, या वो बोलेगा मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में ये आया हुआ है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, या वो बोलेगा कुछ और। प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ तो है ही, वो प्रॉब्लम पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे और हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। जैसे हम फैटी लीवर को समझ लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बॉडी में ऐसी हैं, हम कहेंगे कि भाई मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, है ना। अब हम फिर भी कहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को फैटी लीवर है, कैसे? अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भारत के जो बेस्ट लिवर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सरीन, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो वो ये बताते हैं कि भाई लिवर में अगर 5% के बियॉन्ड फैट है तो दैट मीन्स फैटी लिवर है। लेकिन रिपोर्ट में क्या आता है, आप फाइब्रो स्कैन कराने जाएंगे, 11% फैट अगर आ रहा है लिवर में, 11% तक को नॉर्मल माना जाता है।
11% के बियॉन्ड अगर जाएगा तब फैटी लिवर आता है, लेकिन फैटी लिवर तो पहले ही बनना स्टार्ट हो गया ना, क्योंकि 5% से ज़्यादा है। हाँ। इसी तरीके से डायबिटिक अगर कोई है तो वो ये ना सोचे कि मेरे को तो 5 साल से 10 साल से है, उससे पीछे 20 साल और लगे हैं वो प्रॉब्लम को आने में। तो हमारे अंदर एक हिडन डिजीजेस बन रहे हैं, हमें लग रहा होता है आज हम सही हैं, आज हम सही हैं, आज हम सही हैं, एकदम साइलेंट, फिर एकदम से वो प्रॉब्लम उठ के आती है, क्योंकि लिवर एक ऐसी चीज़ है ना, वो पहले कुछ नहीं कहता है और एकदम से जब चिल्लाता है तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। पहले तो हम कहते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड। तो हमें ज़रूर अपना फुल बॉडी हेल्थ चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, जितना हम उसको समझ पाएँ, डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएँ। हम पहले ही उसको प्रिवेंशन मोड पे आ जाएं, हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखें और हम उन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ें। अगर बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट में नहीं भी आती हैं, जैसे कहीं आपकी शोल्डर में दर्द हो रहा है, आप एक्सरे भी करा लेंगे, नहीं आएगा, कहीं और पेन हो रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तो है, तभी तो वो डिस्कम्फर्ट है। तो आप समझ जाइए कि बॉडी अपना सिग्नल दे रही है, अब वो कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको एडुकेटेड होना है, आप अवेयर होने चाहिए, आपको देखना है कि आपकी हेल्थ को लेकर के, आपकी लाइफ को लेकर के कहाँ पर ऐसा क्या कर रहे हैं आपको रूट कॉज निकालना है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है और चीज़ें अच्छी चलती हैं, लाइफ अच्छी चलती है। लाइफ इज़ वेरी वेरी सिंपल। मैं ये बोलता हूँ, लाइफ इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। हमने उसको कॉम्प्लेक्स बना दिया कि ये खा करके होगा, वो खा के होगा। राइट। और हम लोग इतना सारा सब कुछ सुनते हैं ना, इतना कन्फ्यूजन है ना सिकंदर जी। मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग कोई वीडियो देख ले तो वो अलग डॉक्टर कुछ बताते हैं, कोई दूसरा आयुर्वेद पे चले जाएंगे, या हम लोग किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास सुन ले या किसी नेचुरोपैथी वाले उनका सुन ले। इतना कन्फ्यूजन पैदा हो चुका है, समझ ही नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। ये चीज़ें तो आज तक भी मुझे लगता है बहुत सारी ऑडियंस के ये सवाल होता है, मैम किस पे बिलीव करें, किस पर बिलीव करें। हमें अपने पूर्वजों पे बिलीव करना है, हमें भारतीय हो जाना है। हमारे पूर्वज कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे खाते थे, क्या खाते थे, कैसे सोचते थे, क्या करते थे, आप कहेंगे पूरा तो वैसा नहीं हो पाएंगे। हाँ बिल्कुल, टाइम चेंज हो गया, सब चीज़ें हैं। बिल्कुल। हाँ। लड़ाई बेस्ट की नहीं है, बेटर की है, बेटर की है। राइट। आप उनके जैसा थोड़ा 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 भी बेटर होते चले जाएंगे, याद करते रहिए पहले वो क्या करते थे, आप अपनी हेल्थ और अच्छी लाइफ की तरफ वापस आते रहेंगे। यही जीवन है। और अगर आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, लेट मी टेल यू, आप जल्दी वापस नहीं आ पाएंगे, जल्दी वापस नहीं आ पाएंगे। मिल्खा सिंह जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिल्खा सिंह जी गोल्ड मेडलिस्ट रहे, इतना अच्छा मैराथन में कहीं ना कहीं उन्होंने इतने नाम बनाया अपना। उन्होंने कोई सप्लीमेंट नहीं लिए, उन्होंने कोई हैवी न्यूट्रिशन नहीं लिया, कुछ भी ऐसा नहीं करा, फिर भी देखिए कि सब कुछ करके, और वो दूध भी पीते थे। पर्पस मैटर्स। पर्पस इज द बेस्ट मेडिसिन ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। अगर आपका पर्पस बड़ा है, बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका दिन से लेकर रात तक आपका जो एड्रेनलिन रश है, आपका जो सेरोटोनिन है, आपका जो डोपामिन है, सब कुछ आपके पर्पस के अराउंड ही काम करता है और आप ठीक रहते हैं। लेकिन अगर पर्पस नहीं है और मैं बाकी सारी चीज़ें हेल्थ एंड लाइफ कोचिंग की बोल भी दूं आपके सामने, सारी चीज़ें बता भी दूं, वो काम नहीं करेंगी। तो यही इसकी समरी है, दैट यू शुड हैव अ ग्रेटर पर्पस। स्पिरिचुअल पर्पस होना चाहिए आपकी लाइफ का। अगर वो है, आप कुछ समाज के लिए बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अगर आपने ठान रखा है, तो याद रखिए आप जल्दी करके बीमार नहीं पड़ेंगे। क्यों? सभी बीमारियां तभी आती हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है उनके सामने। ये बात हम मानते हैं। बिल्कुल। इम्यून सिस्टम इज़ द गॉड सिटिंग इनसाइड अस। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये वही भगवान है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। ये वही भगवान है जो ये 5 तत्व, 5 महाभूत मिल करके इस इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। ये वही देवी शक्ति है, इम्यून सिस्टम। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आज बात सिर्फ डायबिटीज़ की नहीं हुई है, यहाँ आज बात उस जैसे आपने कहा ना, आप एडुकेट करते हैं लोगों को कि भाई एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, वो रूट कॉज कहाँ है। जब आज हमने सारे रूट कॉज पे बात करी है कि आपका स्ट्रेस, आप क्या खा रहे हैं, ठीक है, कैसे खा रहे हैं, किस इमोशन के साथ खा रहे हैं, ये बहुत डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, आप क्या प्रॉपर मील ले रहे हैं या नहीं। हम लोग पूरा का पूरा ब्लेम किसी मील को भी नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि हर चीज़ आपने
कहा ना पिलर, अगर एक Yes. पिलर भी हिला तो वो सारे पिलर हिलते चले जाएंगे, हिलते चले जाएंगे। राइट। Yes. तो हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ सिर्फ डायबिटीज़ की बात नहीं, यहाँ हर एक बीमारी की बात है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है, प्लीज़ आप कंफ्यूज होइए मत। आप सिर्फ अपना एक एक रूटीन फॉलो करना शुरू कर दे कि भाई स्ट्रेस आ रहा है तो उसके 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 रूट को जानने की कोशिश करिए, क्यों आ रहा है। अपने साथ बैठे, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल, अपने खान पान को थोड़ा सा सुधारें। आपको थोड़ा बहुत भी जो भी जंक फूड खाना है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं खुशी दे रहा है, वो भी रखिए, बट उसका लेवल थोड़ा सा कम कर दीजिए। आई मीन Right. उसकी है ना, उसकी क्वांटिटी को कम कर दीजिए। वही वाली बात होगी, बेस्ट की बात नहीं है, बेटर की बात है। Better और की जैसे बात है। जैसे आप बेटरमेंट पे बात करेंगे ना, आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ कब बेटर होती चली जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा। तो इसमें जाओ ही मत यार कि डायबिटिक पेशेंट हो, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, या मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे चीज़ें अवॉइड करनी है। सिर्फ और सिर्फ मैं समझती हूँ, जहाँ तक मुझे आज आपके से समझ में आया है, अपने इमोशंस पे काम करना शुरू कर दो। ये अगर ठीक है ना, तो ये तो आपका नेचुरल ठीक हो जाएगा। Yes. और Yes. पता है, ये वाला जो पॉडकास्ट है, ये कंप्लीट पॉडकास्ट मुझे इसलिए लगा और मुझे पर्सनली भी इसलिए पसंद आया क्योंकि ये कोई नहीं बताता। जी। और जितना डिटेलिंग में आपने बताया ना, कैसे इंसुलिन बनेगा, कैसे हमारी बॉडी तक जाता है, कैसे हम डायबिटिक पेशेंट बनते हैं, ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और जब आपने ये चीज़ समझ ली और जान ली, उस पर काम करना बहुत ईजी हो जाता है। और यहाँ हमने काम पर ही बात करी कि आपको करना क्या है। Right. आई थिंक सिकंदर जी, जिस गिफ्ट की आप हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, अब उस पर बात कर लेते हैं। क्या गिफ्ट है मेरी ऑडियंस के लिए? मैं गिफ्ट से पहले एक लास्ट लाइन बोलना चाहूँगा डायबिटीज़ के ऊपर, क्योंकि ये डायबिटीज़ के ऊपर सेशन था। तो मेरे मेंटोर एक बात कहा करते थे जो कि कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों से आई है, जो एक बारी खाए वो योगी, जो 2 बारी खाए वो भोगी, और जो 3 बारी खाए वो रोगी। हम बहुत बारी खा रहे हैं, 4-4 5-5 बारी खा रहे हैं। हम स्नैक्स खाते हैं तो हम कहते हैं हम खाना नहीं खा रहे हैं, हमने तो थोड़ा स्नैकिंग करी है। तो आप स्नैकिंग नहीं कर रहे हैं, आप स्नैक्स ले रहे हैं, SNAKES, स्नैक्स। अब आप सोचेंगे ये बात सुन करके कि भाई हमारी इच्छा होती है हम खा लेते हैं, आपको क्रेविंग होती है। तो क्या क्रेविंग बुरी है? मैं ऐसा नहीं कहूँगा। हम जैसे ही किसी चीज़ को नेगेटिव कहते हैं, वो नेगेटिव चीज़ हमारे पीछे पीछे दौड़ती है। हाँ, राइट। दौड़ती है, क्रेविंग हमारे पीछे दौड़ेगी, जितना आप उससे पीछा छुड़ाओगे वो पीछे पीछे आएगी। तो करना क्या है? करना ये है कि अपने ये 7 पिलर्स ऑफ हेल्थ के ऊपर काम करना है। आप व्हाट यू ईट, आप जो भोजन ले रहे हैं उसको भोजन ही लीजिए, खाना मत खाइए। कोशिश करिए बेटर करिए उसको, जितना आप बेटर कर सकते हैं। न्यूट्रिशन लीजिए। हाउ यू ईट, अपना एकाग्रता, एकमत होकर के भोजन के साथ अपना एक रिलेशन बनाइए। हम रोमांस की बात करते हैं, फूड के साथ ऐसा रिलेशन होना चाहिए लाइक अ रोमांस। अगर आपका फूड के साथ रोमांस नहीं है, फूड के साथ आपकी एकमतता नहीं हुई है, तो प्रॉब्लम्स तो आने ही वाली है। हमारा ध्यान कहीं और होता है, मन में कुछ और होता है, तरीके अलग होते हैं, आसन अलग होता है। आजकल हमारे पास डाइनिंग टेबल और चेयर आ गई है। चेयर के ऊपर भी आप चौंकड़ी मार सकते हैं, सुख आसन में आ सकते हैं, आलती पालती मार करके आप भोजन ले सकते हैं। क्यों? वेगस नर्व जल्दी स्टिमुलेट होता है, बर्प आ जाता है। बर्प आ जाएगा तो तृप्ति हो जाएगी, आप ओवर ईटिंग से बच जाएंगे। ओवर ईटिंग की वजह से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद इमोशंस हैं, चिंताओं में हैं हम, अलग अलग। जब आप इसी तरीके से 7 पिलर्स के ऊपर आप अपने काम करते हैं, धीरे धीरे बेटरमेंट पे आते हैं आप, तो तब जाकर के आपका ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है। जो 5-5 बारी आप भोजन कर रहे हैं वो अपने आप 3 या 2 बारी में अपने आप आने लग जाता है। एंड दैट इज कॉल्ड योग। योग का मतलब होता है जोड़ना, अपने आप को उस डिवाइन पावर के साथ जोड़ना। वो तभी जुड़ेगा जब हमारा अनोमय कोश, हमारा फिजिकल बॉडी सही होगा, तभी हमारा प्राण ऊर्जा सही होगी। अदरवाइज आप लगे हुए हैं प्राणायाम करने में, हो नहीं रहा है। प्राण ऊर्जा सही तरीके से है नहीं, इम्यून सिस्टम, ओजस बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद मन यानी कि तेजस। हमारे पहले यहाँ पे राजा महाराजा और दूसरे लोग जल्दी आशीर्वाद देते थे, तेजस्वी भव। तो तेजस यानी कि मन। उसके बाद विज्ञानमय कोश यानी कि आपका डिसीजिव पावर, डिसीजन लेने की क्षमता जा रही है। ये भी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, सही डिसीजन सही टाइम पे हम ले नहीं पाते हैं, अपने डिसीजन किसी और से कराते हैं। फिर लास्टली आ जाता है आनंदमय कोश, दैट इज़ ब्लिस। ब्लिस में हम आ ही नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको इन 7 पिलर्स पे काम करना है। अब आ जाते हैं हम लास्टली गिफ्ट के ऊपर।
तो गिफ्ट ये है कि आज आपके इस शो के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं व्यूअर्स के लिए एक प्रोग्राम अनाउंस कर रहा हूँ। वैसे तो मेरे डिफरेंट प्रोग्राम्स चलते हैं, मेरी अपनी कम्युनिटी है सप्तकोश के नाम से। हम सप्तकोश पे काम कर रहे हैं लोगों के, क्योंकि हम अपने सप्तकोश पे काम कर रहे हैं, इसीलिए सोसाइटी के सप्तकोश पे काम कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अनाउंस करता हूँ अल्टीमेट होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम, जिसमें आप अपने इन 7 पिलर्स और 7 कोशास को लेकर के एडुकेट हो जाएंगे, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी और अपने समाज के लिए भी, जिससे कि आप लोगों को भी एडुकेट कर पाएंगे, खुद भी एडुकेटेड रहेंगे। अगर आप एडुकेटेड ही नहीं रहे, अगर आपको यही नहीं पता कि प्रॉब्लम का कारण क्या है, तो आप निवारण कैसे निकालेंगे? बिल्कुल करेक्ट। तो एडुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल। ये मैंने नहीं, नेल्सन मंडेला जी कह के गए हैं ये बात। तो आपको एडुकेट होना है, आपके व्यूअर्स को एडुकेट होना है कि वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। हम डिटेल्स आपके माध्यम से इन तक पहुंचा देंगे। वो ज्वाइन करते हैं तो ये मैं बता देता हूं कि इसमें वैल्यू ही वैल्यू है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सेल कर रहा हूं। यहाँ पर जितना इसका प्रोग्राम का जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट से बहुत बियॉन्ड जा कर के हम वैल्यू देते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ, कोचेस के साथ रहा हूँ, बहुत सीखा हूँ, तब जा कर के इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है, सो दैट हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे काम कर पाएँ। ये पेन एरिया है हमारा, ये पेन एरिया है, उसी के लिए ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट जनरेशन को सीधा सीधा समझाना मुश्किल है, तो इसीलिए हम पेरेंट्स और टीचर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इफ़ यू आर अ पेरेंट और इफ़ यू आर गोइंग टू बिकम अ पेरेंट, तो आपको इस कोर्स को, इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करना चाहिए और एडुकेट होना चाहिए अपने लिए और अपनों के लिए, राइट। ताकि जाकर के आप वो रियल भारत, उसका ज्ञान, उसकी छोटी छोटी चीज़ें आप उनको बता पाएँ, अपनी बातचीत में उन बातों को बता पाएँ। तो ये वो प्रोग्राम है जी। और अगर कोई आपसे वैसे एक पर्सनली वैसे भी जुड़ना चाहता है, या कोई एक वर्कशॉप लेना चाहता है, आपका वेबिनार अटेंड करना चाहता है, तो कोई फ्री में वर्कशॉप है आपकी एक दिन की? ओके, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, वो भी बहुत बढ़िया है। हाँ। तो हमारा एक राइट टू वेलनेस RTW करके एक प्रोग्राम है, जिसमें मैंने अपनी कम्युनिटी को कमिटमेंट दिया है कि लाइफ टाइम एवरी थर्सडे मैं एक फ्री सेशन एक नए टॉपिक पे, हर बार एक नए टॉपिक पे, एवरी थर्सडे 7 o'clock in the evening, 7 PM मैं वो सेशन करता रहूँगा। एवरी थर्सडे 7 PM राइट टू वेलनेस का सेशन होता है। उसमें फ्रीली आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका कम्युनिटी का लिंक, जहाँ पर उसकी डिटेल्स आ जाती हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। जी जी जी। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल गए हैं। आप वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हैं जो फ्री में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भाई किसी इंसान से, कि किसी नए इंसान से जुड़ रहे हैं, तो पहले एक बार उनकी वर्कशॉप को देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये आपके सामने ऑप्शन रख रही हूँ कि फ्री वर्कशॉप आप कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप कुछ भी डिसीजन लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। मैं ऐसा समझती हूँ कि आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत सारी नॉलेज इनफैक्ट मुझे मिली है डायबिटीज़ के मामले में भी, एंड बाकी के सारे इमोशंस के बारे में भी, क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जो आपने भी मुझे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सजेस्ट कर दिया है कि मैम आप ठीक है, आप अभी नहीं हो, बहुत खुश हो, लेकिन ये इन फ्यूचर आगे आपके लिए दिक्कत ना हो, तो इसीलिए आप अभी से प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दें, जो कि बहुत ज़रूरी है। नॉट प्रिकॉशन, आप अपनी लाइफ को और अच्छे से जीना स्टार्ट कर दें। अभी आप उतना अच्छा नहीं जी रहे हैं, और अच्छा जी, और बेटर तरीके से लड़ाई बेटर की है। जी, थैंक यू सो मच सिकंदर जी, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।